नमस्कार, सबका स्वागत है। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बहुत ही महत्वपूर्ण लोगों के साथ चर्चा है। आज चर्चा है ये जो वैक्सीनेशन आ रहा है, क्या ये वैक्सीनेशन जबरदस्ती लगाया जा सकता है? क्या ये वैक्सीन लगाना जरूरी है? और अगर जरूरी है तो उससे बचने के कानूनी पहलू क्या है? हमारे बीच पिछली बार की तरह फिर हैं नीलेश ओझा जी, एडवोकेट, और कुछ और भी एडवोकेट हैं। अच्छा, आज तो एडवोकेटों की भरमार है। ये आज हेल्थ से शिफ्ट हो गया है वकीलों की पूरी उसमें बिरादरी में। तो हमारे बीच बहुत ही बड़े वकील, मेरे परम मित्र प्रिय एडवोकेट कोलिन बुलानविल्स भी हैं, एडवोकेट डेरियल डिसूजा भी हैं, एडवोकेट दीपाली ओझा भी हैं, रशल जी भी हैं हमारे बीच में भावनगर से, और योहान टेंगरा शायद वो ज्वाइन कर रहे हैं, कहीं बीच में होंगे। इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण लोग आज हमारे बीच हैं। हम बात करेंगे। हम शुरुआत करेंगे नीलेश ओझा जी से। नीलेश जी, सवाल ये आता है, नीलेश जी अनम्यूट करेंगे। नीलेश जी, सवाल आता है, बस मैं एक बात पूछ रहा हूं आपसे। लोग पूछते हैं कि बहुत जबरदस्ती की जा रही है लोगों के साथ, तो उस जबरदस्ती में कैसे बचा जाए, क्या वो मुद्दा है? ये एक बात है। और दूसरा, जहाज पे चढ़ने के लिए भी कंपलसरी किया जा रहा है, स्कूल में आने के लिए, जाने के लिए कंपलसरी किया जा रहा है। हमको ढेरों लोग संपर्क कर रहे हैं। आप मार्गदर्शन दीजिए, कैसे बचा जाए। ओवर टू नीलेश ओझा, एडवोकेट। थैंक यू। देखिए, ये विषय जो है, हाँ, ये विषय लास्ट टाइम भी थोड़ा डिस्कस हुआ था। मैं अभी अब थोड़ा विस्तार से बताता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, जो हाई कोर्ट के जजमेंट्स है, और अपने भारत सरकार के गाइडलाइंस है, जो आपको अवेकन इंडिया मूवमेंट की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, इंडियन बार एसोसिएशन की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, और अपने एडवोकेट कोलिन गोंसाल्विस साहब ने भी रिट फाइल किया, इसमें आपको सब मिल जाएगा डिटेल कि नो वन कैन फोर्स फॉर वैक्सीनेशन। आपकी बॉडी है, आपका अधिकार है, आपको क्या ट्रीटमेंट लेना है। और इसके अलावा मतलब अभी ये हो गया, एक लॉ का सब्जेक्ट हो गया, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि उन पे प्रेशर लाया जा रहा है। अब प्रेशर दो चार टाइप के हैं। प्रेशर कैसा है? एक प्रेशर इस टाइप का है कि जो एम्प्लॉयर है, अगर रेलवे है, तो उसने कह दिया कि आप सबको वैक्सीनेशन लेना जरूरी है। दूसरा है कि इनडायरेक्टली वैक्सीनेशन लेने वालों को ही दुकान ओपन करने दिया जाएगा, उसको ही ट्रैवलिंग के लिए परमिशन किया जाएगा। ये दो टाइप का है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। थर्ड पार्ट है कि वो लोग इस तरह से लालच भी दे रहे हैं, जो लेगा उसको इंसेंटिव्स एंड एवरीथिंग। अब देखिए, लॉ बहुत सिंपल है। whatever it cannot be done directly should not be allowed to be done indirectly. तो अभी अगर आपको आपके विल पे छोड़ा गया, वॉलंटरी है, लॉ सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है, हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया है, ऐसे कंडीशन में अगर आप पे जो भी प्रेशर लाता है कोई व्यक्ति, तो वो व्यक्ति कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी अक्यूज है, उसके साथ में एडिशन में फिर जो इसके आईपीसी 188 वगैरह जो है उसका भी अक्यूज है। इसके अलावा अगर किसको रोका गया, किसकी मूवमेंट रोकी गई, तो आप वैक्सीनेशन लो, जबरदस्ती किया गया, तो उसमें 341, 342 क्रिमिनल रिस्ट्रेंट के वो भी सेक्शंस अप्लाई होते हैं। तो ये एक आपको एक जनरल हो गया कि अगर आपको कोई फोर्स करता है तो आपको उसको या तो नोटिस देना या उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट फाइल करना है। तो ये इसका मोटा मोटा सा इसका हिस्सा बताया है। अब सेकंड थिंग है कि मतलब अभी जो गवर्नमेंट के विज्ञापन चल रहे हैं, तो विज्ञापन में कैसा चल रहा है? अभी मैंने एक अपोलो हॉस्पिटल का एक विज्ञापन देखा कि नो वन इज सेफ अंटिल एवरीवन इज वैक्सीनेटेड। तो ये पार्ट ऑफ मार्केटिंग है। तो ये मिसलीडिंग है, चीटिंग है। क्यों? क्योंकि वैक्सीनेशन इज नो प्रोटेक्शन एट ऑल।
गुवाहाटी हाईकोर्ट ने वेरी मतलब उसमें कोई डाउट नहीं रखा है, एकदम क्लियर टर्म में लिख दिया है, जो पर्सन वैक्सीनेटेड है उसको भी कोरोना होता है, ही कैन आल्सो बी ए सुपर स्प्रेडर, और जो अनवैक्सीनेटेड है उसका भी सेम कंडीशन है। सो ऑन व्हाट बेसिस यू आर गोइंग टू डिस्क्रिमिनेट देम? तो किस आधार पे भेदभाव कर रहे हो आप? दूसरी चीज, जो पर्सन अनवैक्सीनेटेड है वो तो कई मायने में सेफ है, बिकॉज कई एक्सपर्ट्स की राय है कि जो पर्सन वैक्सीनेटेड है उसके बॉडी में वायरस म्यूटेट करता है, तो ही कैन बी डेंजर टू द सोसाइटी मच हायर देन द पर्सन हु इज नॉट वैक्सीनेटेड। तो ये एक पॉइंट हुआ। अब विषय क्या, प्रॉब्लम क्या है, हमारी जो मानसिकता है कि नॉर्मली ये मीडिया के द्वारा ये प्रोपोगंडा चलाकर हमको ये दबा देगा, वो एड में आ रहा है, इधर आ रहा है। अरे भाई, आपके इस पे बुद्धि पे जोर डालिए, थोड़ा सा इनको एनालाइज करना सीखिए। जो उन्होंने बोल दिया ब्लाइंडली फॉलो नहीं करने का है। अभी गवर्नमेंट ने एक जगह कह दिया कि ये कंपलसरी नहीं है, तो फिर जो इनडायरेक्ट एजेंडे चल रहे हैं फिर उसके ऊपर गौर करना शुरू कीजिए, तो आपको फिर मालूम पड़ेगा कि इतने चीटिंग के केसेस फाइल होंगे। अभी मतलब हमने तो ड्राफ्ट बना बना के दिए हैं लोगों को, कि जैसे डॉक्टर रणदीप गुलेरिया है, इन्होंने कहा वैक्सीन पूर्णतः सेफ है। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन है, उन्होंने एक इंटरव्यू कहा वैक्सीन टीका जरूर लगवाए, पूर्णतः सेफ है। तो ये झूठा है, वो पूर्णतः सेफ है ही नहीं। और जो कह रहे कि ये फुल प्रोटेक्शन है वो भी झूठा है। खुद उनके ही ये मतलब उनके ही एक्सपर्ट्स की राय है कि ये पूर्णतः सुरक्षित नहीं है, इट इज नॉट ए कंप्लीट प्रोटेक्शन। सो ऐसे कंडीशन में जो लोग ऐसी आपको ये कर रहे हैं कि उसको आपको अट्रैक्ट करने के लिए या ऐसे झूठे विज्ञापन दे रहे, तो आईपीसी 420 वगैरह की चीटिंग के केसेस उनके खिलाफ फाइल कीजिए आप। और इसको देखिए, उस 2-4 ऑप्शन है आपको। जो जान पहचान के लॉयर है आप उनके पास जाइए। आप जिन लोगों के पास में लॉयर की फी देने के लिए पैसे का प्रॉब्लम है, आप लोकल लीगल सेल में जाइए, वहां पर फ्री में लीगल एड मिलता है आपको। कोर्ट में जाएंगे तो फ्री लीगल एड हर कोर्ट में है। तो ये इस तरह के इसमें प्रावधान है। सिर्फ विषय ऐसा है कि शुरू होना चाहिए। और मतलब ये एक मसला हो गया वैक्सीन के जबरदस्ती का। तो एक बहुत सिंपल चीज है कि वो जो कंपलसरी करेगा, प्रेशराइज करेगा, वो प्रोसिक्यूट होगा। इसके अलावा एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लोग क्या कर रहे हैं, जिसको वैक्सीनेशन कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो उसमें देखो मॉन्टगोमेरी का सुप्रीम कोर्ट यूएस का एक जजमेंट है, और मतलब वो यूनिवर्सल लॉ है, ऑल्सो एप्लीकेबल टू इंडिया ऑल्सो। उसमें एकदम सिंपल चीज है कि फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन जाता है वैक्सीन लेने के लिए, क्यों, तो वो इनके इंप्रेशन में आ गया, इनका देख लिया उसने, हमारे पास एक ऐसा ही केस आया है, वी आर गोइंग टू प्रोसिक्यूट दैट पीपल, दैट डॉक्टर्स एंड अदर्स। तो ये वहां पर गया, जाने के बाद में उस वहां के डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि वो उस पर्सन को 2-3 चीजें बताए। क्या बताए? फर्स्ट चीज, जो ट्रीटमेंट आपको दे रहे हैं वो ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स क्या है। सेकंड थिंग, ये अगर इफ यू आर नॉट विलिंग, आपको ये रिस्क नहीं लेना है, तो व्हाट आर द अल्टरनेट ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है आपके पास। ये हर डॉक्टर की जिम्मेदारी है, उसका कंसेंट लेना जरूरी है। क्योंकि जो अपने गोंसाल्विस जो केस लड़ रहे हैं इसका कमल मेहता का, वो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन वाला, तो उसमें भी जो 72nd पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट है उसमें यही विषय लिया था, इन्फॉर्म्ड कंसेंट। तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रॉपर मायने में नहीं लिया गया, ये भी उन्होंने ऑफेंस पाया। तो आपको अगर धोखे से झूठा कहकर, अगर आपको बताया नहीं, अगर डॉक्टर ने आपको साइड इफेक्ट नहीं बताया वैक्सीन के, और डॉक्टर आपको कह रहा है कि ये पूर्णतः सुरक्षित है, और जिन जो कोई मेरे भाई बहन लोगों ने ये वैक्सीन लगाई है उनकी इंप्रेशन में आके, दे कैन क्लेम कॉम्पेंसेशन फ्रॉम दैट डॉक्टर्स एंड द पर्सन गिविंग एडवर्टाइजमेंट। तो ये एक विषय है। तो इसका एक मॉडल ड्राफ्ट है, मैंने उनसे शेयर किया है अपने अंबर खोरी से, अवेकन इंडिया मूवमेंट के। तो वो मॉडल ड्राफ्ट में आपको सिर्फ नाम वगैरह चेंज करना है, आपके लोकल जो डॉक्टर था जिसने आपको आपके जो भी पर्सन है उनको वैक्सीन देता, वो चेंज करके, थोड़ा बहुत चेंज करके लोकल वकील के गाइडेंस में लेके आपको आप प्रोसिक्यूशन फाइल कर सकते हो। और जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होगा चीटिंग वगैरह का, उस पे उनको सजा भी है। सेकंड थिंग, अगर उन्होंने मतलब गवर्नमेंट मिशनरी का मिसयूज करके गलत मार्केट नहीं किया है वैक्सीनेशन का, तो आईपीसी 409 में कंसर्न डॉक्टर वगैरह को लाइफ इंप्रिजनमेंट भी है। और 357(3) सीआरपीसी लास्ट टाइम भी बताया था कि क्रिमिनल कोर्ट जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है उसको
ये jurisdiction है कि he can grant a compensation of 500 crore rupees also. There is no limit for a magistrate for granting compensation under the 357 subsection 3 of CRPC. तो आपको जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है वो लोग मतलब कि इसको धोखे से वैक्सीन दी गई है, उसमें मेघालय हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसमें उन्होंने स्पेसिफिक रिफर किया है वो जजमेंट ऑफ क्वींस बेंच का, उसमें स्पेसिफिक मेंशन है कि आपको डिसेप्शन से वैक्सीन दी गई, यू आर एंटाइटल्ड फॉर इनिशिएटिव क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन आल्सो एंड टॉर्ट मतलब कॉम्पेंसेशन आल्सो। तो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन इसलिए आसान जाता है कि उसमें आपको एक्स्ट्रा स्टैंप ड्यूटी देना नहीं पड़ती है, कॉमन लोगों के लिए। जिसको एक्स्ट्रा चाहिए होगा वो सिविल सूट भी फाइल कर सकता है। तो ये इसका मोटा मोटा पहलू है। हाँ जी, बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया। तो क्या दीपाली ओझा अभी आप बात अपना रखना चाहेंगी क्या? दीपाली। हाँ जी, नमस्ते सभी को, मेरा नमस्ते। आप थोड़ा सा कैमरा घुमा लीजिए जरा। हाँ, यस यस। ये कैमरा, ये हाँ, ये लैपटॉप थोड़ा। हाँ जी 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 दीपाली। तुम्हाला काय आता बोलायचं की नाही? हाँ जी, मैं यहाँ पे एक चीज सभी को, सब ऑडियंस को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि वैक्सीनेशन का जो इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं ये गवर्नमेंट को ट्रैक करने पड़ते हैं। देयर इज अ लॉ अराउंड इट। इंडिया में इसे AEFI यानी कि एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, जैसे कि यूएस में भी ऐसा सिमिलर सिस्टम है जो वो VAERS बोलते हैं, जैसे कि वैक्सीन आफ्टर साइड इफेक्ट्स रिपोर्टिंग सिस्टम, या यूके में इसको येलो कार्ड रिपोर्टिंग में आता है। तो वैक्सीन के बाद जो भी जिसको अगर समझो रिएक्शन आया है या किसी की डेथ हुई है तो उसे रिपोर्ट करना पड़ता है और उसकी एक प्रोसीजर होती है। तो अपने हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर भी ये एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन AEFI का डेटा आपको मिलेगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी को कि आप उस साइट पे जाइए, वो रेगुलरली अपडेट होता रहता है हर महीना या वंस इन अ फोर्टनाइट। तो आप देख लीजिए कि उसमें पूरा टैबुलर फॉर्मेट में आपको मिलेगा कि समझो जिनकी डेथ हुई तो उनकी हेल्थ प्रोफाइल क्या थी, वो मेल है, फीमेल है, या उनकी उम्र क्या है, फिर उनको वैक्सीन कब दी गई थी, क्या इफेक्ट हुआ, अगर डेथ हुआ या कुछ हाइपरटेंशन या जिसे हम मायोकार्डाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ हार्ट या ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं, तो इसका आपको सारा डेटा मिल जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि हर कोई उस डेटाबेस को देखे और वहां पे क्या आपको खुद को समझ में आएगा कि इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स कैसे ट्रैक किए जाते हैं और वाकई इसके फेटल साइड इफेक्ट्स भी है। अब ये मुद्दा अलग है कि वो कमिटी जो इस पर्टिकुलर केस को, जो रिपोर्ट होता है वैक्सीन का साइड इफेक्ट्स का केस, इसको एक पर्टिकुलर वे में इसे एनालाइज करती है कि जो जिसे ये साइड इफेक्ट हुआ है या जिसकी डेथ हुई है उनको पहले से ही कोई बीमारी थी या कोई कोमॉर्बिडिटीज थी। तो मेरा एक सवाल है कि अगर ये आफ्टर द बैड इवेंट और आफ्टर द अनफॉर्चुनेट इवेंट हैज हैपेंड, अगर एनालिसिस में ये आता है तो इसे पहले क्यों नहीं बताया गया कि समझो अगर किसी को एक पर्टिकुलर मेडिकल कंडीशन है तो उसे वार्न करना चाहिए, उसे ये वार्निंग देनी चाहिए कि आपको एक तो पहले ये ऑप्शनली है, ये कंपलसरी वैक्सीन है नहीं, लेकिन हर किसी का बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन अलग हो सकता है इरिस्पेक्टिव ऑफ द एज। मतलब एक 40 साल का आदमी, उसे भी कोई हार्ट कंडीशन हो सकती है या उसे कोई बीमारी हो सकती है, कि उसे वार्निंग देनी चाहिए कि देखो भाई ये ऐसा ऐसा है और आप आपका डिसीजन ले लो, आपको वैक्सीन लेना है या नहीं है। तो ये इंफॉर्मेशन गैप जो है, मिस इन्फॉर्मेशन रादर, ये बहुत सीरियस है और हर एक को अलर्ट होने की अब जरूरत है। उसे पता होना चाहिए कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं और आज तक कितने साइड इफेक्ट्स रिपोर्ट हुए हैं। तो आप प्लीज ये AEFI का वेबसाइट जरूर देखिएगा, मैं इतना कहना चाहूंगी। बहुत बढ़िया। और दीपाली क्या कहते हैं, होनहार बिरवान के हो चिकने पार, मजबूत के पांव पालने में पता चलते हैं। तो बहुत बढ़िया वकील बनने वाले हो तुम बड़ी होके। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, धन्यवाद। ये मैं YouTube पे बहुत लोग हमको सवाल करना चाह रहे हैं। मैं ये कहूंगा जो YouTube पे, Facebook पे लोग प्रश्न करेंगे, अभी आप प्रश्न कर लीजिए, हम बाद में ओझा साहब से या एडवोकेट कोलिन जी से बाद में इसका उत्तर देंगे। आपको अगर कोई सवाल करना है तो आप YouTube और Facebook पे कीजिए। मैं अब चलूंगा हमारे रशिल तंबोली जी के पास। रशिल जी,
जरा अनम्यूट कीजिए। हाँ जी जी, नमस्ते महेंद्र जी। नमस्कार। आप मुझे कुछ सवाल पूछेंगे या फिर मैं कुछ अपने हिसाब से बताऊं? अपने हिसाब से संक्षेप में बताइए, क्योंकि लोगों में ठीक एक है। पैनिक है। लोग बार बार कह रही हैं कि वो लगवाया जा रहा है स्कूल में जाने के लिए, एडमिशन के लिए। हमारे पास रोज इतने लोगों को वो आ रहा है। वो पैनिक को कम करने के लिए बताइए, एक आम आदमी जो गांव में है, छोटे शहर में है, वो क्या करे? ठीक है, पहले तो महेंद्र जी मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को कि मैं खुद तो कोई लॉयर नहीं हूं, मेरे पास कोई लॉयर का बैकग्राउंड नहीं है। मैं एक अवेकन इंडिया मूवमेंट जो मूवमेंट है उसके साथ जुड़ा हुआ हूं और एक वॉलंटियर की तरह हम काम कर रहे हैं सारे जुड़ के। एक कारण यहाँ पे आने का ये हो सकता है कि मैं बहुत ही ज्यादा सामान्य लोगों के साथ टच में आता हूँ। ये मूवमेंट जो है हमारा ट्रूली एक ग्रास रूट मूवमेंट है और कई सारी परेशानियां लोगों को होती है। तो एवरी डे 15, 20, 25 कॉल्स मेरे पास पर्सनली भी आते हैं और हमारे बाकी जो साथी हैं उनके पास भी कॉल्स आते हैं कि कॉलेज से हो गया कंपलसरी, ऑफिस में कंपलसरी कर दिया, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है। तो ये जो परेशानी है लोगों की वो मैं बिल्कुल आई एम अवेयर अबाउट इट और उसके संदर्भ में मैं शायद दो चीजें बता सकता हूं। तो पहली बात तो कि जैसे नीलेश जी और दीपाली जी ने भी बताया कि दिस वैक्सीनेशन इज नॉट मैंडेटरी, तो इस बात को पहले तो कॉन्फिडेंटली समझना जरूरी है लोगों को और एक अंडरस्टैंडिंग अपनी बना के रखे कि कोई भी आके आपको फोर्स नहीं कर सकता है। तो ये सबसे पहले मैं बात बताता हूं लोगों को कि कहीं पे भी आपको फोर्स में कोई कोर्शन करके वैक्सीनेशन नहीं करा सकता है। तो सबसे पहले ये अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर होनी चाहिए। अवेकन इंडिया मूवमेंट की तरफ से हमने एक लेटर टू अथॉरिटीज भी ड्राफ्ट किया है, जो लोग काफी सक्सेसफुली अपने लोगों को, अपने एम्प्लॉयर्स को या कॉलेज इंस्टीट्यूट्स को दे रहे हैं और उसकी वजह से उनको एग्जेम्पशन भी मिल रहा है। तो ये दो बातें जो है खास ध्यान रखनी है कि हमें कॉन्फिडेंटली बात करनी है। लीगल भी हमारे पास काफी उपाय है, पास्ट के शोज में ये बातें योहान ने भी बताई है, नीलेश जी ने भी बताई है। तो ये सारी बातें, एक है वैक्सीनेशन नहीं लेने के लिए क्या कर सकते हैं। दूसरी बात में, बिकॉज दीपाली जी ने AEFI के बारे में बात की है, तो उसके बारे में मैं भी थोड़ी बात बताना चाहूंगा कि इंडिया में जो AEFI की सिस्टम है, पहली बात तो बहुत ही डिफिकल्ट है, किसी को भी कंप्लेन रजिस्टर करने के लिए कोई भी सुविधा नहीं है, खुद जाके कोई रजिस्टर भी नहीं कर सकता है और पूरी की पूरी सिस्टम वो गवर्नमेंट सरकार के हाथ में है। आपको जाके एक ऑफिस से जाके दूसरी ऑफिस जाके तीसरी ऑफिस जाके शायद कोई आपकी बात सुन लेगा और आपकी कंप्लेन को रजिस्टर करेगा और कंप्लेन का रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी वो एक्चुअल में उसका इन्वेस्टिगेशन होता है नहीं होता है इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। तो ये बात सभी को समझनी चाहिए कि जो AEFI हम देख भी रहे हैं वेबसाइट के ऊपर, वो बहुत ही कम मात्रा में दिखाई जा रही है। हम सभी लोग, हमारे आजू बाजू कहीं ना कहीं पे हमें सुनने को मिला होगा कि एक वैक्सीनेशन डोज के बाद या दो वैक्सीनेशन डोज के बाद भी लोगों को कोविड हो रहा है। अभी या ये कोविड में एक्चुअल हो रहा है या फिर एक एडवर्स इवेंट हो रही है वैक्सीन की, इसके ऊपर भी कोई इन्वेस्टिगेशन अभी हुई नहीं है। हमने कई सारे इंटरव्यूज लिए हैं अवेकन इंडिया मूवमेंट की तरफ से और ये हमारे बिटशूट यूट्यूब चैनल्स के ऊपर भी अवेलेबल है। तो मैं चाहूंगा कि लोग जाके देखें कि जो कोई बोल रहा है कि 100% सेफ है ये वैक्सीन, वो बात बिल्कुल गलत है। हमने देखे हैं 18 साल की एक लड़की है हैदराबाद से, वहां से लेके 70-75 इयर्स ओल्ड, इंटायर एज जो एज रेंज है वो सभी एज ग्रुप में हमें एडवर्स इवेंट्स देखने को मिल रही है, बहुत ही अलग अलग किस्म की। तो इन्फॉर्म कंसेंट जो होना चाहिए वो नहीं है और इसी की वजह से ये मुद्दे को लेके अगर कोई भी आपको फोर्स करे तो प्लीज ये बात आप सभी को ध्यान में रखनी है और बतानी है। लेटर टू अथॉरिटीज आप देखिएगा और बाकी अवेकन इंडिया मूवमेंट के नंबर्स भी जारी किए हुए हैं, कहीं पे भी आपको दिक्कत हो रही है तो प्लीज हमें कांटेक्ट कीजिएगा। थैंक यू महेंद्र जी, मैं इतना ही बताना चाहूंगा। बहुत अच्छा, बहुत शार्प, बहुत संक्षेप में आपने बताया, धन्यवाद। लोग ये पूछ रहे हैं कि कुछ डॉक्यूमेंट्स जो और हैं जो वो अपने ऑफिस में दे सकें, क्योंकि स्कूल अथॉरिटीज प्रेशराइज कर रही हैं, तो स्कूल में वो प्रिंसिपल को या ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेशन को दे सकें। तो वो जो अवेकन इंडिया मूवमेंट की वेबसाइट पे पड़ा है, आप उसकी वेबसाइट, क्योंकि आज हमने सब लोगों को फेसबुक पे लिया है, यूट्यूब पे लिया है, तो एक बार उसकी वेबसाइट का बोल दीजिए आप जरा वैसे।
अच्छा, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, एक मिनट। हाँ जी, जी सॉरी, वेबसाइट का नाम है www.awakenindiamovement.com। ये वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, और टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप है अवेकन नाम से। वहां पे भी आप जाके कई सारी इंफॉर्मेशन, अच्छी इंफॉर्मेशन वैक्सीनेशन के रिगार्डिंग और पूरे कोविड जो नैरेटिव है उसके बारे में काफी सारी आपको जानकारी मिल सकती है। तो टेलीग्राम की चैनल भी अवेकन इंडिया मूवमेंट है, और वेबसाइट का नाम भी awakenindiamovement.com है। ठीक, धन्यवाद धन्यवाद। मैं अब हमारे निशा की स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर और आप सभी को हमसे जोड़ने वाले योहान जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा। योहान भाई आइए, अनम्यूट कीजिए। हाय, नमस्कार सभी का। मैं योहान टेंगरा हूँ। आप परिचय आई थिंक मैंने पहले दिया है, तो उस पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। बट मेरी अभी कुछ व्यूज़ है जो मैं शेयर करना चाहूँगा। पहली बात तो है कि हमारा मूवमेंट जो है ये पैंडेमिक शुरू हुआ है तब से चल रहा है, और तब से हम लोग ढूंढ रहे थे कि हमारे साथ डॉक्टर्स जुड़े, लॉयर्स जुड़े और सिस्टम से लोग जुड़े। तो ऑनेस्टली पहला ईयर तो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था, बिकॉज़ हमने काफ़ी कोशिश की इन लोगों को मतलब टैप करने की फ्रॉम ऑल साइड्स, बट क्योंकि इन्फॉर्मेशन इतना फैला नहीं था और लोगों तक सही नॉलेज जो है इन विषयों के बारे में पहुंची नहीं थी, तो काफ़ी लोग जो है इस मुद्दे को टच करने के लिए रिलक्टेंट थे। बट आई एम वेरी हैप्पी दैट हमारे पास अभी सम ऑफ द बेस्ट लॉयर्स इन द कंट्री हमारे साथ जुड़े हैं, whether that be senior advocate Colin Gonzalez, or both of Mr. Nilesh and Dipali Oja, or Prashant Bhushan also, who's not on the call today. But I personally am very sort of filled with gratitude that itne bade sort of PI lawyers are working with us on this cause, and they realize क्या स्टेक पे है इन टर्म्स ऑफ हमारी राइट्स, लिबर्टीज और ये सिचुएशन कहाँ पे जा रही है। जहाँ तक डॉक्टर्स की बात है, तो हमारे पास हाथ अभी आए, मतलब नीसा ने इनिशिएटिव लिया है सारे डॉक्टर्स को जोड़ने का। तो अभी जो वेस्ट में हम डेवलपमेंट देख रहे हैं कि वहाँ पे बड़े बड़े ग्रुप्स आ रहे हैं साथ में, इतने बड़े पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो आई थिंक हमारे यहाँ पे भी थोड़ा ऑप्टिमिज्म का साइंस देखने को मिल रहा है, बिकॉज हमारे यहाँ पे भी लॉयर्स के नेटवर्क्स कनेक्ट हो रहे हैं, डॉक्टर्स के नेटवर्क्स कनेक्ट हो रहे हैं, ग्रास रूट्स पे भी काफ़ी काम हो रहा है। सो एवरीथिंग इज कमिंग टुगेदर। सो अभी मैं जस्ट देख रहा हूँ ऑनलाइन काफ़ी लोग निराश है बिकॉज इतना कोवर्शन हो रहा है, बट आई थिंक हमें थोड़ा ऑप्टिमिज्म और फेथ, करेज भी रखना चाहिए, बिकॉज हमारे साइड से भी फाइट काफ़ी अच्छी अभी डेवलप हो रही है। तो दैट्स जस्ट समथिंग आई वांटेड टू शेयर। बाकी हम यहाँ पे डायरल, मैं और रुशिल थोड़े हमारे प्रश्न जो है वो बोथ लॉयर्स को पूछेंगे, तो हम तब बात करेंगे। बट अभी आई टर्न द फ्लोर टू डायरल टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ। धन्यवाद। मुझे लगता है इस पर हम चर्चा आगे करते हैं, कुछ और प्रश्न भी कर देंगे। अब मैं चलता हूं हमारे एडवोकेट डेरिल डिसूजा जी के पास, गोवा। तो डिसूजा साहब, ये अनम्यूट कीजिए। डेरिल डिसूजा जी, अनम्यूट कीजिए। यस जी हाँ, अभी उमेंद्र जी, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? बहुत बढ़िया सुनाई दे रहा है, और आप बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हो। धन्यवाद। तो मैं इंटीग्रेटिव नेचुरल मेडिसिन में काम करता हूँ। मैं प्रैक्टिशनर हूँ, टीचर हूँ, और मैंने उस पर किताब भी लिखा है। तो ये काम मैं अभी 15 साल से कर रहा हूँ, और क्रॉनिक इलनेसेस और कंटेजियस इलनेसेस के पेशेंट्स भी मैं 15 साल से ट्रीट कर रहा हूँ। तो अभी मेरे पास 2-3 प्रश्न है स्पेसिफिकली कोविड वैक्सीन के बारे में। लेकिन उसके पहले जो हमारे माननीय एडवोकेट जी सब है यहाँ पे, उनसे मैं 1-2 क्वेश्चन पहला पूछना चाहता हूँ हमारे ऑडियंस के लिए। और ये जो मुद्दा है इंडियन लॉ, इंटरनेशनल लॉ और मेडिकल फ्रॉड के बारे में। तो शायद कॉलिन सर आप इस पे
हमें जवाब दे सकते हैं। जो मैं समझता हूँ कि सबसे पहला जो मेडिकल फ्रॉड है हुआ है WHO की तरफ से कुछ साल पहले, 2 साल पहले उन्होंने ये जो डेफिनेशन है पैंडेमिक का, जो पहले नंबर ऑफ डेथ्स के ऊपर था, वो डेफिनेशन चेंज हुआ है और नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस के ऊपर आ गया है। और पॉजिटिव केसेस के लिए ऐसा टेस्ट चुना गया है जो लोग अभी सब जानते हैं, RT-PCR टेस्ट। और पब्लिक काफ़ी उसमें डिटेल जानते नहीं है कि जो अभी समझो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और जो WHO ने, CDC ने भी सब ये गाइडलाइंस दिया है कि 35 साइकिल्स पे रन करना है। वो साइकिल्स पे 97% फॉल्स पॉजिटिव आते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है मैं समझता हूँ कि मेडिकल फ्रॉड है और इसके बारे में कॉलिन सर से मुझे पूछना है कि ये जो चेंज ऑफ डेफिनेशन बेस्ड ऑन टेस्ट दैट इज 97% फॉल्स, ये कैसे चलते आ रहा है इंटरनेशनल लॉ में, और वो जो गाइडलाइंस इंडिया में आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और वेलफेयर और ICMR के थ्रू, वो यहाँ पे क्यों चेक नहीं होता है? क्योंकि ये दूसरा जो उसका रिजल्ट जो होता है वो सब पेपर्स में आता है कि इतने ज़्यादा पॉजिटिव केसेस है इंडिया में, वो सब सुन के हमारे सिटी में इतने केसेस है, लोगों को वैसे ही हाई बीपी होता है, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक्स हो गए हैं इसके वजह से। उसका क्या सोल्यूशन है? कॉलिन सर आप कुछ कमेंट करें? मैं कॉलिन को अनम्यूट करता हूँ। कॉलिन जी, ये आपके लिए सवाल है। डैरिल, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ तुरंत, लेकिन मुझे मालूम है कि RT-PCR टेस्ट पर लोगों का कहना है कि एक जनहित याचिका हो। कॉलिन जी, इस कैमरे को जरा अपनी तरफ घुमाइए। क्योंकि RT-PCR टेस्ट में बहुत सारे फ्लॉज है और इस पर एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करना जरूरी है, लेकिन करे कैसे? इसका जवाब आसान है, क्योंकि लोगों के पास डिटेल्स है। और कुछ दिन पहले मैंने अरुणा रॉड्रिक से भी बात की और उसने कहा कि मेरे पास सारी डेटा है जैसे आप लोगों के पास है। So the RT-PCR test must be challenged, but I want to make some general comments about the law and the use of the law when the time is correct. जब आप कहेंगे उपेंद्र जी, तब मैं कुछ कहूंगा यूज ऑफ लॉ के बारे में। ओके सर, मैं और एक दो क्वेश्चन पूछूंगा, फिर जो नीलेश ओझा सर है शायद वो भी कुछ बोलना चाहते हैं। उसके पहले मैं एक और पॉइंट डाल दूं मेडिकल फ्रॉड के बारे में। तो आप ये तीनों पॉइंट जो है मेडिकल फ्रॉड के बारे में आप कमेंट कर सकते हैं एज पर लॉ, इंडियन लॉ, इंटरनेशनल लॉ। तो ये दूसरा जो मैं मेडिकल फ्रॉड मानता हूँ कि हुआ है CDC के गाइडलाइन से, कि जो भी कोई देश में मरता है उसके मरने के पहले जो कोविड टेस्ट होता है, अगर वो पॉजिटिव निकलता है, वो भी अभी सब देशों में लोग जानते हैं कि ये 97% फॉल्स पॉजिटिव है। वेदर दे डाइड ऑफ हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक या जो भी हो, अगर वो टेस्ट फॉल्स टेस्ट दिखता है कि पॉजिटिव था, तो वो डेथ पॉजिटिव माना जाता है, भले के वो पेशेंट में ऐसा कोई सिम्टम्स ही नहीं था। अचानक से हार्ट अटैक हो गया या ब्रेन स्ट्रोक हो गया, उनको कोई लंग्स का प्रॉब्लम नहीं था, ब्रेथलेसनेस का प्रॉब्लम नहीं था, बॉडी एक नहीं था, लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो ये जो प्रोटोकॉल है जो जबरदस्ती किया गया है कि आप ये फेक टेस्ट डालो किसी पे, अगर वो स्कूटर एक्सीडेंट से भी मर गया, लेकिन जायज है कि लोग ऐसा जो मरते हैं तो उनके लास्ट मिनट्स में वो तो ब्रेथलेस होंगे, तो वो कंडीशन में तो शायद वो ये फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट दिखेगा और वो लोग ऐसा मान के चल रहे हैं कि ये सब कोविड डेथ्स है, जो एक्चुअली मेडिकली मेरे हिसाब से गलत है। और ये तीसरा लास्ट, तो इस चीज में
मैंडेटरी अपने सब फॉर्म्स और प्रोटोकॉल्स में ये सब कर रहे हैं वो लोग, लेकिन ये जो है VAERS और AEFI, adverse effects after this immunization, इसमें कोई मैंडेशन नहीं किया है। तो ऐसा क्लियर पता चल रहा है कि जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस है उनको कुछ भी पता नहीं है कि लोग मर रहे हैं और क्यों मर रहे हैं, वैक्सीन से मर रहे हैं, उनको दे डोंट केयर अबाउट पीपल हु आर डाइंग, उनको वो रिकॉर्ड्स रखना ही नहीं है। ठीक है, अगर आपको लोगों मरते हुए लोगों के बारे में आपको सोचना नहीं है तो आप वैक्सीन क्यों लगा रहे हो उनको बचाने के लिए, इफ यू डोंट केयर अबाउट पीपल डाइंग। तो ये जो दूसरा मेडिकल फ्रॉड है कि मैंडेटिंग पार्ट ऑफ द प्रोसीजर and not mandating the most important thing where the proof of death is there and people are dying. तो ओझा सर, आप जरा इस पे जरा बताइए कि मैं मान सकता हूँ कि ग्लोबली ऐसा हो रहा है, लेकिन जब भी इंडिया में ये सब प्रोटोकॉल्स आते हैं तो हमारे जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और जो हमारे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस है ICMR, एम्स और जो लॉ है इंडिया में, ये सब बाईपास कैसे हो रहा है और इसका सब जो फ्रॉड्स हमारे पब्लिक के ऊपर आ रहा है वो कैसा हो रहा है? देखिए पहले ना आ रही आवाज आ रही क्लियर? जी हाँ, पहले वो वाला विषय मैं कंप्लीट कर देता हूँ। जैसा गोंसाल्विस सर ने कहा है कि रिट पिटिशन फाइल करना पड़ेगा, PI फाइल करना पड़ेगा, दैट इज द राइट वे। अभी ये इसमें एक प्लस पॉइंट हमारे लिए ऐसा है कि ये RT-PCR से रिलेटेड ऑलरेडी एक जजमेंट आया हुआ है, दैट इज ऑफ द कोर्ट ऑफ अपील पोर्तुगाल, लिस्बन कोर्ट। तो अभी जिन लोगों को पता नहीं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, वो उस जजमेंट में 3 बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू कोर्ट ने डील किया है। फर्स्ट थिंग, कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति को ओनली बेसिस ऑफ टेस्ट, तुम्हारे कारपोरेशन के एम्प्लॉय या कोई भी ऐसे तुम्हारे कोई भी एम्प्लॉय, दे कैन नॉट गिव द ओपिनियन दैट दिस पर्सन इज इन्फेक्टेड और नॉट। कोर्ट ने कहा ये राइट सिर्फ एक डॉक्टर का है, केवल डॉक्टर ही आफ्टर गोइंग थ्रू द रिपोर्ट बता सकता है। तो बोले आप डॉक्टर के इसमें इनक्रोच नहीं कर सकते। नहीं तो अभी हो क्या रहा है, हमको सबको जो एक्चुअल में बेवकूफ बनाया जा रहा है, कोई भी उनके एम्प्लॉय खड़े रहते हैं, वो लैब के टेक्नीशियन खड़े रहते हैं, वो स्वैब वो घुमाते हैं और सीधा उठा के पॉजिटिव और नेगेटिव बोलते हैं, उसके बेस पे क्वारंटाइन में भेज देते हैं। तो कोर्ट ने क्लियर किया दिस इज इलीगल, क्योंकि मेडिकल प्रैक्टिशनर को, जो भी रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर है, उसी को एक राइट है, कोई भी पर्सन ये ओपिनियन नहीं दे सकता है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, कोर्ट ने स्पेसिफिक लिखा कि जिस RT-PCR टेस्ट के भरोसे आप ये डिसीजन ले रहे हो, दैट RT-PCR टेस्ट का फॉल्स पॉजिटिव रेट 97% है। तो 97% झूठे दिखा के अच्छे आदमी को जस्ट टेस्ट के भरोसे आप सीधा क्वारंटाइन कर रहे हो, ये अनलॉफुल कन्फाइनमेंट है, रॉन्गफुल डिटेंशन है उसका। तो इसके लिए फिर कोर्ट ने बोला ये इलीगल है। तो इस बारे में कोर्ट ने कहा कि और आपने जो डिटेंशन किया, क्वारंटाइन सेंटर में भेजा, तो उसमें आपको ये जो सर्कुलर निकाल के आप ऐसे लोगों के लाइफ से, फंडामेंटल राइट से उस पे प्रोटेक्शन ग्रांटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको आप वायलेट नहीं कर सकते, उसके लिए स्पेशल लॉ बनाना पड़ेगा। नहीं तो आपका जो ये जो कन्फाइनमेंट है, इसको कोई भी कोर्ट कैंसिल कर सकता है। तो वो कोर्ट ने क्या किया था कि जैसा हमारे यहाँ हैबियस कॉर्पस होता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, सेम मैनर में 97 CRPC में मजिस्ट्रेट को राइट है, आपके कोई भी व्यक्ति को अगर ये RT-PCR के बेस पे क्वारंटाइन किया गया, वो जजमेंट लगाकर आप मजिस्ट्रेट के पास से वो क्वारंटाइन सेट असाइड करके ले सकते हैं। तो कोर्ट ने उसमें वो RT-PCR भी इश्यू कवर किया है, ये भी इश्यू कवर किया है। और सिमिलर लाइन पे गुवाहाटी हाईकोर्ट का जजमेंट है। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने क्लियर किया कि आप सर्कुलर निकालकर कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड लोगों के राइट वायलेट नहीं कर सकते, उसको लॉ लगेगा। और लॉ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करने वाला या कॉन्स्टिट्यूशन को नरीफाई करने वाला लॉ नहीं हो सकता। तो एक इश्यू हो गया। सेकंड इश्यू, आपका जो कंसर्न है
कि ये चीजें दिखा रहे, मतलब फॉर एग्जांपल जो चीज का कंसर्न रहना चाहिए उस पे कंसर्न नहीं रख रहे हैं, डेथ, साइड इफेक्ट्स जो भी है, और जिस पे नहीं रखना चाहिए उस पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो ये एक विषय नहीं है, ऐसे कई विषय है। फॉर एग्जांपल अभी हमने जो कंप्लेंट किया था, और अवेकन इंडिया मूवमेंट ने भी आरटीआई फाइल किया है उसमें, तो उसमें सिंपल सवाल पूछा था, देखिए आप ना इनको ताश के पत्तों का घर है इनका पैलेस जो है ना, पैलेस कार्ड्स का है, हवा में बिल्डिंग बांधी हुई है, एक कार्ड खींचो सब गिर जाएगा। तो हमने सिंपल एक सवाल पूछा था उसमें, आपने आयुर्वेदा नेचुरोपैथी के ट्रायल पर कितना खर्च किया है और वैक्सीनेशन के ट्रायल पर कितना खर्च किया है? ये सवाल के इसमें ही आपको पता है कि वो जाने के तुरंत बाद में 5 जुलाई को आयुष मिनिस्ट्री ने 5 पोर्टल नए लॉन्च किए और कहा कि हम आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी जो मेडिसिन है इसका भी कोरोना वैक्सीन के ऊपर ट्रायल लेंगे, जो भी WHO गाइडलाइन है उसके हिसाब से। तो वो शुरू किया है अभी। तो कैसा है, हम सवाल पूछेंगे ना तब उनका ये जो भी चल रहा है, देखिए हम हर एक को दोष ना दे, लेकिन एक बहुत बड़ा जो ब्यूरोक्रेट का ग्रुप है, जैसे सौम्या स्वामीनाथन, इसने 72nd रिपोर्ट में खुद पार्लियामेंट्री कमेटी ने पाया कि ICMR के ऑफिशियल इन्वॉल्व थे फ्रॉड में। तो ऐसा जो ग्रुप है उन लोगों का जिनके लिए इंसानियत नहीं है, पैसा सब कुछ है, तो ये लोगों का ग्रुप मिसगाइड करता रहता है जो भी लोगों को। तो एक बार जब प्रोसिक्यूशन का विषय आएगा, जब ये ऐसे क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाएंगे, तब वो बैकफुट पे आएंगे, तब ये रुकेगा। अभी इनको क्या लग रहा है पता है क्या, ये सारी दुनिया बेवकूफ है, सिर्फ केवल हम होशियार है और हमारे पास पावर है, हमारे पास मीडिया है, हम लोगों को बना सकते हैं बेवकूफ। लेकिन बस उनको हमारा इतना ही कहना है, आप खुद को होशियार समझो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ हमको बेवकूफ समझने की गलती मत करो, हमको गुलाम समझने की गलती मत करो। आपने रॉन्ग नंबर डायल किया है, इसका जो अभी आएगा इस बार वैसा नहीं होगा जो इसके पहले होता है। हाँ हो गया, चलो ठीक है, पोलियो का गलत वैक्सीनेशन करवाया, 4,50,000 बच्चे पैरालाइज हो गए, XYZ बच्चे मर गए, तो बाद में चलो पैक करो पैक। अब वैसा नहीं होगा, अब मर्डर के केसेस फाइल हो गए, अब जो भी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन वो फाइल होगा, और किसी एक को ये लोगों का जो भी पॉलिसी चलता है, किसी एक को उड़वा देंगे, किसी एक को कहीं फंसा देंगे, काम रुकने वाला नहीं है। पूरे ड्राफ्ट बना बना के सबको दे दिया है। ये देश के जैसा, मतलब पहले स्वतंत्रता के संग्राम में हर घर से देशभक्त निकलता था प्राण की आहुति देने, वैसे ये हमारे वॉलंटियर या हमारे देशभक्त निकलेंगे, हर गांव में केस डालेंगे, हर गांव से इनके वारंट निकालेंगे। तो ये अपना मैसेज है ओवरऑल। सब लोगों ने सिर्फ एक कॉमन करना, जहां फ्रॉड दिखा बोलने का, बस। आप देखो जैसा रजिस्टर आएगा 100-200 लोग बोलना शुरू करेंगे, फिर वो बाद में बढ़ता जाएगा कारवा, और सक्सेस होगा क्योंकि दिख रहा है आंखों के सामने, होता जा रहा है, बैकफुट पे आते जा रहे हैं वन बाय वन, और होगा। लेकिन इतना है कि जीत मिलने के बाद हमको रुकना नहीं है, इनको पनिशमेंट करवाना है बस। कोलिन सर, आप जरा अनम्यूट कीजिए अपने आप को, एडवोकेट कोलिन जी। सभी को नमस्कार जी। नाउ सभी को मालूम है कि मेघालय हाई कोर्ट ने कुछ ऑर्डर पास किया, ये बड़ा अच्छा ऑर्डर है। सुमित मेघालय की जबरदस्ती नहीं कर सकते हो, इनवॉलंटरीली कंपल्सरी नहीं बना सकते। The actual word of Meghalaya order is vaccination by force vitiates the very fundamental purpose of welfare, right? Individual right, individual choice, ये एक बात है। जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट अलग, लेकिन इंडिविजुअल राइट्स कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड। मेघालय जज गुवाहाटी हाई कोर्ट का जजमेंट है that even persons who are vaccinated can be super spreaders. Therefore, compulsory vaccination cannot be done. क्योंकि आर्ग्यूमेंट ये था कि आप नॉन वैक्सीनेटेड हो, इसलिए यू आर डेंजर टू द पब्लिक।
So Guwahati High Court says even if you are vaccinated, you can be a danger to the public, super spreader. So that argument does not hold. Now the old argument in that euthanasia case, common cause का case, कि individual का हक है over their own body. That some of the judges are giving the answer that yes, euthanasia, you take your life, no problem. Lekin euthanasia may affecting another person, that question did not arise. Therefore, main argument in the court is, by not vaccinating, you are affecting others. अगर आप यूरोपियन कोर्ट का डिसीजन देखोगे, whole of Europe, highest court, European Court of Human Rights, all decisions are in favor of compulsory vaccination. Remember, क्योंकि हमने शुरुआत में कहा कि no, now it is very clear, law is very clear, वगैरह वगैरह. Law is not clear at all. And you must remember, Supreme Court will decide. और सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट नहीं है बल्कि 16 कोर्ट्स है, क्योंकि 16 बेंचेस है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अनुसार एवरी बेंच स्पीक्स फॉर द होल कोर्ट. तो 2 जजेस का डिसीजन सभी के लिए है, फॉर द होल सुप्रीम कोर्ट. ये केस कोई भी बेंच के सामने जा सकता है. इस बेंच के सामने जाएगा, इट मस्ट बी वॉलंटरी. दूसरा बेंच के सामने जाएगा, इट ऑब्वियसली मस्ट बी कंपल्सरी. कुछ भी हो सकता है. तो लीगल पोजीशन इज वेरी अनक्लियर और खतरनाक स्थिति में है कि वन डे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विल से होल कंट्री हैज टू बी वैक्सीनेटेड, अदरवाइज वी आर नॉट फोर्सिंग, बट यू सफर द कॉन्सिक्वेंसेस. Keep that in mind. Manipur judgment is also nice judgment. So we have 3 high courts, but it doesn't matter. All the high courts can say something and 2 judges of the Supreme Court will decide the thing. ये हमारा system है, unjust system in many ways. Now, latest Union of India का notification, that is 28/5/21, says voluntary. And the Armed Forces Tribunal, in the case of that Air Force person, has given a stay order. No action to be taken against him if he doesn't take vaccination. No action. Correct? Gujarat, sorry. What did I say? You said Armed Forces Tribunal. It's not Armed Forces Tribunal. Oh, it's a Gujarat High Court. Sorry, not Armed Forces Tribunal. So Gujarat High Court has given stay. Now, our friends from here have filed a petition in Supreme Court on deaths and serious adverse events. Very important case. Very important case, but it is not coming on the board. Objections वगैरह सब remove किया, लेकिन थोड़ा इसमें कुछ होगा शायद. ये board के ऊपर नहीं आ रहा है. And it is very simple. I'll give you 3 points only from that petition. First is the latest guideline. And I'm not talking about the summary guideline. Says that India may active surveillance होना चाहिए. Active surveillance meaning vaccination देने के बाद ASHA workers, Anganwadi workers should follow up and see if any adverse event is there. And then they have come out with a summary guideline. Very, very evil actually this is. Summary guideline made that active surveillance has gone and replaced by what is called passive surveillance. If the individual complains, then we will record. And then there's a second part. If the individual complains that death happens because of vaccine, we will not record that. Because according to us in our trials, very small trials, deaths did not happen. So agar people are dying, then that is not due to vaccine, that is something else. But the most important part is active surveillance. First, which they have quietly knocked off in the amended guideline.
Second, no informed consent. Somebody has spoken on that very nicely. That is gone, completely gone. Jab, 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 jab. Nothing. And the insert, vaccine insert says, if you are diabetic, you should not take. If you have got a heart disease, you should not take. If you are pregnant, you should not take. So this is a very, very dirty campaign. Nationally, a very dirty campaign. Now, I just want to say, we have to be very careful in the court system, because the whole country is asking for vaccine. Judges are asking for vaccine. To go now into Supreme Court, we are hearing. If I have to go to argue physically, I have to get a vaccine. Without a vaccine certificate, they will not allow. Now, that 18-year-old girl who died, something we have to take this. See, public interest litigation ka asar kam padega. But if a person who died, that family comes to the Supreme Court, it might be affected. It is hard to turn away. So we must identify the families of people who were fit, took the vaccine, died in proximate time, not very far away, 2 months, 3 months, 4 months. Take cases of close. And we have seen testimonies. In that petition which is filed, some of our friends, just remind me, I'll circulate the petition you all have, one of you all have it, please circulate it to everybody. वो petition पढ़ना बहुत जरूरी है, सबको ये मालूम होना चाहिए कि argument क्या, how they are not monitored and hiding the deaths. And finally on RT-PCR test की ये सुझाव आया कि इस पर कुछ petition हो. But for time being, focus on a family who has lost father, mother, child, 18-year-old daughter, within short period. Focus on that case. That will be, I think, a hit case. That's all I want to say. Thank you, friends. जी, हो गया कुल सर? Yes, Upendra ji. Short and मुझे लगता है कि अब जो आम लोग हैं, मैं सभी से सवाल करता हूं, और ये जितने भी पैनलिस्ट हैं, इनमें से कोई भी जो बोलना चाहेंगे वो बोल सकेंगे. ये इससे पहले कि करूं, मैं डॉक्टर टी शिवा प्रसाद रेड्डी हैं, जो हमारे नीसा के नेशनल स्टीयरिंग कोर ग्रुप के मेंबर हैं. मैं डॉक्टर टी शिवा प्रसाद रेड्डी को इनवाइट करूंगा. टी प्रसाद रेड्डी जी, आपको क्या कहना है जरा इस पूरे विषय में? डॉक्टर टी शिवा प्रसाद रेड्डी, प्लीज अनम्यूट. Yeah, this has been a good discussion going on. Basically, I'm a doctor into journalism, so we were the first ones to bring it out, basing on ICMR website on vaccines. The first stage will be the safety, and that aspect we question them. How long a trial of vaccine should be, and in what conditions. The second aspect is efficacy. Once you understand the safety of the so-called vaccine, and mind you, let me make it very clear, vaccines are not drugs. They are not meant for treatment. Vaccine is a preventive. This has to be borne in mind, because all over they are trying to promulgate this as a Sanjeevani. That is how people are getting carried away. Because I come from Hyderabad. Actually, I was doing my live shows from Kerala, now in Hyderabad. 3 to 4 months back, there was a serological survey done by CCMB, Hyderabad, and they categorically and very clearly stated, like in Mumbai and Delhi, 58 to 60% herd immunity has already set in. Under these circumstances, the vaccines were being forced upon. Vaccine is a prevention. When herd immunity, when you get infected or when you are in the company of those infected,
your natural immunity will help you to develop those antibodies so that your body will be able to protect and fight the corona COVID-19. वो अपने संपर्क में जो भी आएंगे आप अपने खुद सहज रोग निरोधक शक्ति आप अपने आप अपनाएंगे. ये है सीरोलॉजिकल सर्वे. दिल्ली में भी किया गया, वही कहा गया, मुंबई में वही कहा गया, हैदराबाद में. जब ये डॉक्यूमेंटेड है, दिस इज साइंस एंड लॉजिक. इसके बाद भी ये वैक्सीन का दौर क्यों हमारे ऊपर दमाया जा रहा है, और इसको हम क्लियरली ICMR वेबसाइट को जाकर कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो, हमने यही सवाल किया उनको, भाई आपके वेबसाइट के आधार पर ही आप सेफ्टी डाटा किधर है, एफिकेसी डाटा किधर है, थर्ड इज इम्यूनोजेनेसिटी. इसके बाद में दिस वैक्सीन्स हैव टू अंडरगो पीयर रिव्यू. पीयर रिव्यू के बाद में ही मास लेवल पे आपको उनके कंसेंट के ऊपर ही एक टेस्ट किया जाएगा विथ ए सॉलिड डाटा रिकॉर्डिंग. ये सब कुछ हुआ क्या? जब सीरोलॉजिकल स्टडीज ये कह रहे हैं कि हर्ड इम्यूनिटी ऑलरेडी आ चुका है, वैक्सीन प्रमोशन क्यों किया जा रहा है, और वो भी अंडर इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन. दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड. आई होप or if you want to ask any question to this I'm asking them. Yeah. When such is the condition prevailing in entire India, why is that we are being forced vaccination, which is a prevention under emergency use authorization for vaccine which has not been proved nor undergone trial nor anything? Then we have shown, because I come from this southern India, Anandaya's medicine, AP High Court has cleared 4 variants. It has prevention as well as curative aspect. When that is working, why is that India and the Honorable Prime Minister of Indian Council of Medical Research or directorates of all states are not trying to use the same method and give it EUA, Emergency Use Authorization? ये बड़ी चाल है, क्योंकि मैंने रोज लेटर लिखता हूं उनको, हर कंसर्न इंक्लूडिंग द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के भी हर किसी को लेटर लिखता हूं, भाई क्या प्रोटोकॉल्स है. और अनदर थिंग इज, विदाउट टेकिंग कंसेंट फॉर्म आर यू ट्रीटिंग द कोविड पेशेंट्स इन एनी हॉस्पिटल? ये कोविड का प्रोटोकॉल जो है WHO का, अप्रैल 2020 मार्च 2020 से क्यों चेंज हो रहा है? ये कोई ड्रग ट्रायल है क्या हमारे ऊपर? यू से 98% रिकवर ऑन देयर ओन, and in that 2% again 90% they may just require oxygen. Only those who are vulnerable are very few in percentage who need ventilator. When such is the case, mind you, when such is the case, आप ही एक साइड बोल रहे 98% कुछ नहीं होगा, केवल थोड़े लोग इफेक्ट होंगे. और सीरोलॉजिकल स्टडीज भी ये बता रहे हर्ड इम्यूनिटी आ गया, सहज रोग निरोधक शक्ति आ गया. इसके बावजूद भी ये प्रिवेंशन का वैक्सीनेशन क्यों हमारे ऊपर थमाया जा रहा? अब रेल ट्रैवल का भी परसों ये व्यूअर्स आके पूछे, रेल में जाने के लिए भी आपको वैक्सीन का ये चाहिए, नहीं तो RT-PCR टेस्ट चाहिए. इट इज फॉल्स पॉजिटिव 97%. ये क्यों दिया जा रहा? और ये ड्रग प्रोटोकॉल क्यों चेंज हो रहा? रेमडेसिविर हो, मोनोक्लोनल बॉडीज हमने एक्सपोज किया है. WHO नवंबर 2020 में ही सेड इट विल नॉट वर्क रेमडेसिविर. फिर भी मई 2020 तक हर एक स्टेट गवर्नमेंट मेला लगाए, लाखों रुपए लूटे गए, काफी लोग जान खो गए ट्रीटमेंट के नाम पे. Monoclonal bodies manufacturer clearly states it is not working. In spite of that, why is that they are trying to enforce? Is this not illegal? यही है. कंक्लूड कीजिए. ओके, इससे पहले कि मैं वापस योहान के पास जाऊं, माया वलेचा जी, आपको कोई शार्प कमेंट करना है? डॉक्टर माया वलेचा. हाँ, मैं ये एक बात कह दूं कि जैसे एडवोकेट कोलिन ने बताया कि पॉइंट्स तो हमारे पास बहुत है, मगर मतलब ये बात है कि कोर्ट में जाने से पहले, क्योंकि कोर्ट अगर, और वो भी सुप्रीम कोर्ट, अगर दो ही जजों की बेंच कुछ दे दे तो बिल्कुल उल्टा पड़ जाए, उसके पहले हम कुछ
उसके पहले के कदम उठाना चाहते हैं। जैसे कि अभी जो ये डॉक्टर शिवा प्रसाद, हमारा पिछला पूरा जो मेडिकल हमने वेबिनार रखा था अनीसा के प्लेटफॉर्म पर ही, उसमें वही मेन पॉइंट था कि जब हर्ड इम्यूनिटी इन्फेक्शन के थ्रू आ गई है तो वैक्सीन क्यों। तो इस बात को हम ज्यादा से ज्यादा किस तरह पब्लिसिटी अगले थोड़े दिनों में दे सके, उसके ऊपर काम चल ही रहा है। मतलब एक बार जैसे बोलते हैं ना, फैक्ट्स के ऊपर नहीं मगर हवा के ऊपर भी जजेस का ओपिनियन काफी बनता है। तो ये फैक्ट्स की हवा खड़ी करने का काम भी अभी शुरू हो ही गया है और आगे कर रहे हैं। ठीक, बहुत बढ़िया। तो योहान जी अनम्यूट कीजिए। जी, तो मेरे एक्चुअली कुछ क्वेश्चंस है। मैं पहले मतलब नीलेश जी या कॉलिन जी, एनीवन वांट्स टू टेक इट दे कैन टेक इट। आई एम श्योर अभी जो सिनेरियो हो रहा है जहाँ पे साइंटिफिक लेवल पे देयर आर 2 कैंप्स और दोनों कैंप के बीच में से देयर इज डिबेट गोइंग ऑन, ऑल्दो वो मतलब सूडो साइंस बैटल कर रहे हैं टू बी ऑनेस्ट। बट ऐसा पास्ट में भी हुआ होगा जब साइंटिफिक कंटेंशन है और कोर्ट्स को डिसाइड करना पड़ रहा है कि कौन सही है कौन गलत है। तो ये प्रोसेस पास्ट में क्या कोई मतलब केस लॉज है जहाँ पे ऐसी चीजें हुई है पास्ट में, एंड हाउ डू द कोर्ट्स गो अबाउट दिस? बिकॉज अभी के टाइम पे तो हम देख रहे हैं काफी सारे मतलब हमने केसेस फाइल नहीं किए हैं बट दूसरों के साइड से गए हैं मास्क के लिए या लॉकडाउन के लिए। तो वो लोग यू नो द कोर्ट्स हैव अ वेरी डिसमिसिव एटीट्यूड कि ये तो एक्सपर्ट्स का मामला है और गवर्नमेंट यू नो इस पे डिसाइड करेगी, जबकि इट्स अ वेरी कॉमन थिंग इन साइंस के एक्सपर्ट ओपिनियन और कंसेंसस कभी सेम नहीं रहता। मतलब साइंस इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग और you know there are always multiple sides to a debate. So have there been any instances of this in the past where the courts have kind of had to decide on contrarian scientific opinions? Nilesh? नीलेश जी। हाँ, इस बारे में ना आपको एक देखिए, पहले मैं वो वाला विषय क्लियर कर देता हूँ कि ये डर में मत रहना कि मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट टू कॉलिन सर, सुप्रीम कोर्ट ऐसे अलग अलग डिसीजन इतना आसान नहीं है। उसकी 2 चीजें है, एक कि एक जजमेंट जो आता है दैट इज बाइंडिंग प्रेसिडेंट टू ऑल। इसके पहले आ चुका है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट कि आपका राइट है, तो वो जजमेंट को अदर कोऑर्डिनेट बेंच काउंटर नहीं कर सकता है क्योंकि ये बाइंडिंग प्रेसिडेंट हो गया 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। अब इसको ओवररूल करना है तो लार्जर बेंच लगेगा। एक दूसरी चीज, लार्जर बेंच बोले तो देखिए कोर्ट है लेकिन ऐसा नहीं है, डिस्क्रिशन जो कोर्ट को दिया जाता है ना, नॉट, उसको एक बहुत सुंदर वर्ड लिखा है, खुद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जजेस शुड नॉट एक्ट लाइक व्हाट प्लीजेस द प्रिंस हैज द फोर्स ऑफ लॉ। कि उन्होंने ऐसे राजा की तरह काम नहीं करना, मुझे जो लगा वही लॉ, ऐसा नहीं होता है। दे शुड बी गाइडेड बाय द साउंड प्रिंसिपल। अनजस्ट एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशन इज नॉट परमिसिबल। वो लॉ वो वैसे जजमेंट बाइंडिंग प्रेसिडेंट नहीं माने जाएंगे। एक छोटा सा पॉइंट है, इसके लिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और माया जी ने जैसा कहा है कि हवा तो बन रही है और कॉमन मैन का प्रेशर रहेगा तो इतना मतलब गलत का या मिसचिप का चांसेस उतना ही कम रहेगा, ये आप ख्याल में रखिए। दूसरी जो आप आता हूं मैं योहान जी आपके पॉइंट पे, देखिए जो गेम खेला जाता है ना तो वो उस तरह के रूल होते हैं और ये एक तरीका हो गया। दूसरा हो गया कि चक्रव्यूह जो होता है ना, सामने वाला हमको पता है एक्यूज है, तो या तो हमको उसको चक्रव्यूह में फंसाना है, या तो वो आएगा चक्रव्यूह में हमारे, हमको बनाना है, या तो चक्रव्यूह को उसके पास में ले जाना है। तो इसका मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताता हूं। ये बहुत हो गया ये डीलिंग। ये कह रहे हैं कि नो साइंस, एक ग्रुप कहेगा ऐसा ऐसा है, दूसरा ग्रुप कहेगा ऐसा ऐसा है। तो ये डिस्कशन में ना, डिस्कशन में वो लोग आपको, उनको वही चाहिए, डिस्कशन चाहिए, उसमें आपको घुमा देंगे, डाउट क्रिएट कर देंगे, कॉमन मैन कंफ्यूजन में आ जाएगा। दैट विल नॉट द वे। वे क्या है बताओगे? जो अभी हमने किया है, एकदम सिंपल थिंग। ये रूल से आपको काम करना था। कौन सा? कि आरटीपीसीआर 97% फॉल्स पॉजिटिव दिखाता है, आपने टेस्ट के बेस पे रूल चेंज कैसा कर दिया डब्ल्यूएचओ ने पैंडेमिक का? बिकॉज इट वाज ए पार्ट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, कंप्लेंट दे दिया। नाउ इट विल बी पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। और हमने इसको बहुत आसान तरीके से 4 लाइन में लिखा है।
हमको नार्को टेस्ट चाहिए। एक बिल गेट का, स्वामीनाथन का, आईसीएमआर के 4 ऑफिसर दे दिए, ये 4-5 लोगों का हमने लिस्ट दे दिया है। और ये जो गूगल यूट्यूब वाले जिन्होंने पॉलिसीज बनाई है, तो जो नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट और लाई डिटेक्टर टेस्ट हमने बोल दिया है पुलिस डिपार्टमेंट को। तो जब एक किसी को नार्को टेस्ट के लिए ले जाया जाएगा, फिर इनका सब कॉन्स्पिरेसी बाहर आएगा। तो अभी विषय क्या पता है क्या, हम सब लोग विक्टिम हैं और हम लोग एपोलोजेटिक अप्रोच लेके जा रहे हैं उनको रिक्वेस्ट करने के लिए, और उन्होंने जो ऐसा मायाजाल खड़ा किया है, तो उसमें हम थोड़ा सा डरते डरते जा रहे हैं। तो अभी देखिए इसमें क्रिमिनल कंप्लेंट एक ऑलरेडी हो चुका है ह्यूमन राइट्स सिक्योरिटी काउंसिल का, और उसके बाद में अच्छे पॉजिटिव डेवलपमेंट भी हुए है, पूरा वर्ल्ड उसको अप्रिशिएट कर रहा है। बस अभी यही एंगल से चलना है, वी वांट प्रोसिक्यूशन ऑफ द अक्यूज्ड। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। और सेकंड पार्ट जो छोटे मोटे विषय है ना, तो देखिए कोर्ट के सामने आप जो कहते हो कि ठीक है कोर्ट एक्सपर्ट नहीं है, तो जो एक्सपर्ट नहीं है तो हमको कोर्ट के पास ऐसा विषय लेकर ही नहीं जाना है। हम क्यों गलती करें कि ऐसा कोई विषय लेकर जाए? हमको कोर्ट के पास क्या लेकर जाना है पता है क्या? ये कॉमन मैन को सबको ख्याल में रखने की बात है कि कोर्ट क्या करता है, अगर किसी ने अनरीजनेबल आर्बिट्ररी काम किया है तो उसके ऊपर कार्रवाई का, उसके ऊपर जजमेंट का ऑर्डर करता है कोर्ट। तो कोर्ट के जितना ज्यूरिडिक्शन है उसको उतना ही लेकर जाना है। फॉर एग्जांपल मास्क कंपलसरी गलत था, तो इसके लिए जैसा अभी यूएस में सूट फाइल हुआ है वहां के प्रेसिडेंट बाइडेन के खिलाफ, वैसे केसेस हमारे यहाँ फाइल करना कि डिक्लेरेशन कि ये मास्क ये गलत था, ये रीजन की वजह से, उनको रिप्लाई आने दीजिए। तो ये सूट होता है ना, सूट का डिक्लेरेशन जो मांगा जाता है, इनका इम्पोजिंग पैंडेमिक वाज रॉन्ग, तो इस तरह के फिर उसमें कोर्ट डिसाइड करेगा कि रूल एक्चुअल में क्या थे, कैसे बदले गए। तो ये ऐसे विषय है। और देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने भी क्लियर किया है, सेक्शन 74 ऑफ एविडेंस एक्ट और सेक्शन 35 ऑफ एविडेंस एक्ट कहता है पार्लियामेंट्री कमेटी की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट को पब्लिक रिकॉर्ड के हिसाब से उसकी लीगल वैल्यू है। तो उसके आधार पर भी अभी हमने तो ऑलरेडी एक प्रोसिक्यूशन फाइल किया, और भी लोग सीधा एकदम सिंपल ऑलरेडी एक इंक्वायरी में ये बिल गेट एंड चोर कंपनी दोषी पाई गई है, तो ऑलरेडी प्रूव हो चुका है ना। आप तो ये फाउंडेशन है, यूरोपियन यूनियन के इंक्वायरी में ये पाया गया कि WHO ने ओवरनाइट में रूल चेंज किए थे टू ब्रिंग द सिंपल स्वाइन फ्लू इनटू द पेंडेमिक। तो इनका हिस्ट्री ऑलरेडी है, हैबिचुअल लोग है, तो ये एंगल से जाएंगे तो हमको आसान रहेगा कोर्ट को बताने के लिए भी। तो और फिर वो चांसेस कम हो जाएंगे कि कोर्ट का माइंड अलग है, कोर्ट निगेटिव मोड में है, डिनाइल मोड में, जो भी है। तो ये थोड़ा हमको स्ट्रेटेजी थोड़ी चेंज करनी है कि अलग एंगल से जाना है। और देखिए आपको क्या रिप्रेजेंटेशन देना है गवर्नमेंट को, आपके लोकल अथॉरिटी को, वो नहीं माने तो कोर्ट को सिर्फ इतना कहना है कि हमारे रिप्रेजेंटेशन पे एक्शन लेने को बोलो, हमने 10 पॉइंट बोले, ये पॉइंट पे इन्वेस्टिगेशन करने को बोलो, तो इस तरह से RTI फाइल करो। इस तरह से जब जाएंगे तो थोड़ा सा रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे, और आ रहे जैसा आप सब लोगों के सामने आ रहे रिजल्ट्स। Okay, thank you so much, Nilesh ji. That's a great answer. If Colin is around, Colin, are you around? I'd like to ask you one question. Colin ji? Yes, Johan. Yeah, hi, Colin. So, आपने मतलब petition के लिए काफी काम और मतलब research गया है हमारा. So I just wanted to ask your personal opinion. What was your biggest takeaway from the vaccine, PIL that you filed, and what is the main kind of understanding that you came out with? Because I'm sure that there were some revelations that even you came across जब आप इस पे काम कर रहे थे. So is there anything striking that you found in your whole research for the vaccine? See, Johan, everything was a revelation for me. Everything was a revelation, and the way you all trained us, trained the lawyers, was an incredible experience. Why I'm saying this? First of all, courts are beginning with presumption कि केंद्रीय सरकार हमेशा सही बोलता है। प्राइम मिनिस्टर इतना मजबूत पॉलिटिकल आदमी है, वो गलत नहीं कर सकता, और हम तो जजेस हैं और हम उसका तुलना में कमजोर है। So first of all, central government is like a my bar. But when we did your petition, Johan, we were very careful. We were not reckless.
We could not say some things, we could say some things. तो शुरुआत इससे हुआ कि deaths are not being monitored is a simple demand कि you monitor the deaths after vaccination, isn't it? So we realized what we learned, what I learned, that to tackle the vaccine, we have to take a path which is very careful, but hard-hitting. And that's why the vaccine petition makes 3 main points. Why are you not, if your guideline and the latest guideline says active surveillance, why are you not doing it? Second, if you pay compensation for people who die, you explain to Supreme Court that vaccination ke baad ye hua, you're not paying compensation. So it is the first real challenge to the vaccine. First real challenge. I don't know how it will succeed. And the matter is pending before Chief Justice to authorize that it should come on board. So we don't know what is the thinking of judges. Judges may think this is an anti-vaccine petition. If we allow these kind of arguments to take place, then vaccine hesitancy will go up. So this is anti-vaccine. So they may say we will not agree with this at all, shoot it down. Or a good judge may say, this is not anti-vaccine. This is simply saying monitor, what is the problem? It is saying give informed consent, logo ko batao ki kya adverse effect ho sakte, what is the problem? And compensation pay karo, problem kya hai? So it depends. So I also don't know which way the judges will go. But it is a good petition, Johan, because it is the first attack on the vaccine indirectly. Not directly. We are not going, see, दूसरा approach क्या था कि फलाना डॉक्टर ने ये कहा, ये collective of doctors ने ये कहा, ये union of doctors ने ये कहा, internationally expert ये कहा, Nobel laureate. If we had gone that way, we would have been shot down in 1 minute. Judge would say, Mr. Gonsalves, we are not experts. You have got some 20 experts on your side. Central government has 20 experts on this side. Dismissed. अब कहीं और जगह ज्यादा आपका grievance थी. So we didn't do that. We went in a very carefully drafted petition. So I think it is a good petition you have. Secondly, petition on behalf of the family where that girl died. Excellent point to, we have to choose our attack. The enemy is very strong. We are a small force. We have to target our arrow at whom? So we have to plan it that girl's petition, if that family comes, it will be a solid case. Solid case. Great. Yeah, that's very insightful to hear from your side. And I mean, like personally working with you and everyone put in a lot of effort into that petition. So I hope it goes somewhere personally. And I think even like, while working with you, I think it was very interesting to see when you realize that there's some conspiracy going on, because until some time you were like, theek hai. But once the facts kind of built up in the research, we were working for 10 days continuously non-stop. And then you were like, this is a conspiracy, man. So that was very, because what we found out while doing our research is कि ये जो causality assessment का guidelines change हुआ है, the Brighton classification and all that, उसको change करने के पीछे काफी सारे pharmaceutical companies involved थे, and one of them was Serum Institute. So the biggest hypocrisy kind of facing us right now is कि कोई भी vaccine लेने के बाद मर जाता है तो फिर उसके comorbidities निकालो, उसके पहले क्या issues थे, और अगर पहले कुछ issues थे तो फिर वो vaccine से नहीं मरा, वो पहले के comorbidity से मरा है. But then कोई कोविड से मरता है, so then it's a totally different standard. तो उसको कुछ 1000 कोमोबिडिटी भी होती है, पर वो पॉजिटिव आ गया तो वो कोविड से मर गया. So ये सारी चीजें भी petition के अंदर गई है, and it is very interesting. It will be very interesting to see for sure what happens with that. So thank you so much, Colin, for everything you do. Thanks. Thank you for training me. Thank you for training us lawyers. Mr. Colin and Ojaji, let me bring it to you some glaring evidences. Dr. K.K. Agrawal, past Indian Medical Association, died in spite of having 2 doses of vaccine.
Similar was the case of a cardiologist who was flown from Bihar to Hyderabad through air ambulance. He is no more. Are these cases not enough, whether it is treatment aspect or the vaccination aspect? And the Allahabad High Court justice also died. Likewise, many are dying. Are these not the proof that whether it is treatment or prevention, vaccination, they are still on trial and they doesn't come with a liability and compensation angle, which should have been? They are making us to sign a consent form. When you are on trial, your life is put to trial, and on Article 200 also by B.V. Acharya, 5 times Advocate General, he has pointed out that high courts have got inherent power on right to life and liberty. Don't you think these should be fundamental for any judgment? These are all strong evidences on record. I think नीलेश जी एक क्वेश्चन ले सकते हैं आप। उमेंद्र जी, नीलेश जी को अनम्यूट कर दीजिए। हाँ जी, ये एक कमेंट बीच में माया जी ने दिया, वो चेक कर लो एक बार जरा, चैट बॉक्स में देख लिया। हाँ। मिला आपको? नहीं, एक सेकंड। अच्छा, मैं बोलता हूँ, वो है बट गवर्नमेंट पॉलिसी बेस्ड ऑन एक्सपर्ट ओपिनियन कैन बी चैलेंज्ड ओनली बाय गिविंग other expert opinion. Please, how can we do it? So I think वो नीलेश जी इसके बारे में ही बात कर रहे थे कि instead of going that route where it is our experts versus their experts, he's taking a more attack and aggressive stand कि हम लोग उनके पीछे criminal conspiracy intent पे जाए and then we make allegations against them और फिर इस पे investigation होनी चाहिए, instead of के हम हमारे साइड से कुछ लोग लाए एंड उनके साइड से कुछ लोग आए एंड देन द कोर्ट्स विल से कि हम तो एक्सपर्ट नहीं है, हम डिसाइड नहीं कर सकते। सो नीलेश जी का वही ओपिनियन था कि दैट्स नॉट अ वेरी गुड वे टू गो। बट नीलेश जी, आपको भी इस क्वेश्चन पे अगर कुछ और लाइट थ्रो करनी है तो। Mr. Johan, I am trying to put it across to you. On record, Dr. K.K. Agarwal died after 2 doses of vaccination. Why there was no investigation, no autopsy? Till now, until and see for vaccination prevention to succeed, you should have case treatment, case files. Why the protocols were followed? As a doctor, I wish everyone recovers. If someone has died, unfortunately, there should be autopsy done. Without which, how can you? And he has died after. No, but that would have had to be taken up by the aggrieved family members, right? Like we cannot take it up on their behalf, and also because the way the diagnostics is being done, I'm sure के वही है कि पूरा positive आ गए तो फिर COVID से मर गए. That's the way everything's happening, and it's not being challenged. They are making you to sign a consent form, Johan. You are not understanding here. They are making you to sign a consent form, whether treatment or vaccination. If they are so sure, why should you sign? Because once you sign a consent form, you are gone. Because there is no liability and compensation angle. That is what I was trying to ask our legal luminaries. Before Nilesh ji starts answering, I just add to what Johan said. I'm not telling of our experts versus their experts. Whatever their experts has said, this particular point, you understand that India has, their experts has produced studies. AIMS and WHO study says 60% of the population is immune. Their experts, Dr. Rai has told once and again that herd immunity is achieved. Then it is their expert, their policies, why their policy is not changing. That's why can't that be a challenge? That's what I'm asking. Of course, I totally agree with you, Maya, on that. कि natural immunity का जो science है वो कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा. And in fact, अभी आप देखोगे तो Twitter पे भी I think ex-CDC के head बोल रहे थे कि vaccine immunity natural immunity से better है और हमें पता नहीं है कि natural immunity कितने time चलेगी. तो उस तरीके से वो लोग herd immunity का पूरा argument जो है वो manipulate कर रहे हैं. पहले भी WHO ने natural immunity का वो हटा दिया था उनके website से, फिर introduce कर दिया. So they are kind of manipulating the science on that. इसके लिए लोगों को काफी समझने की जरूरत है कि नेचुरल इम्यूनिटी कैसे काम करती है, कितने सालों तक चलती है, टी सेल्स क्या होते हैं, एंटीबॉडीज, बी सेल्स, इनके क्या रोल्स होते हैं. दैट आई थिंक our content creators and doctors need to do a better job in helping people understand that how natural immunity works. And of course legal front पे तो I definitely think कि ये एक बार I think testing का मुद्दा जाएगा कोर्ट में तो ये and even the vaccine thing, जब ये petitions जाएंगे कॉलिन जी के साइड से और प्रशांत जी के साइड से,
So the obvious argument from the other side is going to be कि it's not just about your body, it is also कि आप वैक्सीन नहीं ले रहे हो तो you are putting someone else at harm, तो वहाँ पे फिर natural immunity के arguments automatically introduce हो जाएंगी कि ये लोग already infected है and they don't pose a risk and this is the science behind that. So that will automatically come in the petition back and forth between the state and us, but unfortunately वो अभी तक court में file नहीं हुई है. So Johan, what if judges have their shares in a vaccine manufacturer's company? नीलेश जी is a better person to answer कि judges को कैसे prosecute करना है. नीलेश जी आप थोड़ा अपना ज्ञान बांटिए इसके बारे में. डॉक्टर टी शिवा प्रसाद रेड्डी, मुझे लगता है अभी उसकी कल्पना ना करें तो ज्यादा अच्छा. अभी फिलहाल उसको छोड़ते हैं. आप नीलेश जी को अनम्यूट कर दीजिए. उमेश जी नीलेश जी को अनम्यूट कर दीजिए. थोड़ा वो जजेस को कैसे प्रोसिक्यूट करना है उसके बारे में बताएंगे. एक जी नीलेश जी अनम्यूट कीजिए. हाँ बोलिए बोलिए, क्या सवाल था? वो डॉक्टर टी शिवा प्रसाद रेड्डी ये वही पूछ रहे थे कि अगर वैक्सीनेशन इंडस्ट्री में किसी जज का हिस्सा हुआ तो क्या होगा? हाँ, तो उसका रूल ऐसा है कि वो जज वैक्सीन से रिलेटेड कोई भी केस का हियरिंग नहीं पार्टिसिपेट कर सकता है, उसको रेक्यूज करना है केस से. और अगर उसने नहीं किया तो फिर उसके ऊपर भी आईपीसी 219 वगैरह सेक्शंस है, उसमें जज को 7 ईयर के इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान है. और आर्टिकल 200 के प्रावधान पर हाई कोर्ट has got inherent power, right to life and property. डॉक्टर रेड्डी, इस पर बहुत डिबेट नहीं हो सकता, बस ठीक है, समझ गए आप. हाँ, ये समझ गए, बहुत वो नहीं हो सकता. थोड़ा अभी महेंद्र जी रुशल को भी थोड़े क्वेश्चंस पूछने थे. हाँ, रुशल को अनम्यूट किया हुआ है. सर मैं 2 ही क्वेश्चंस पूछूंगा. एक मैं नीलेश जी से पूछूंगा और एक कॉमन सर से पूछूंगा. नीलेश जी अभी अनम्यूट है तो पहले उनसे बात कर लेते हैं. नीलेश जी, आपने शुरुआत की स्टेटमेंट में भी बताया था कि इफ somebody is being coerced और mandatory vaccination का कोई शिकार हो रहा है तो there can be a contempt of court order also. So I want to bring one instance that came up today, that a man in Meghalaya who's a shopkeeper, because of the lockdown rules, they're supposed to get permission to open their shops, and so his permission was denied on the basis that he was not vaccinated, and it so happened unfortunately today he had to go and get his first dose. So my question to you, sir, is that how can a common man who's a small shopkeeper, small time business owner, how can he prosecute such authorities who are in contempt of court order, because this Meghalaya order is quite clear on the mandatory vaccination part. एकदम सिंपल है. देखिए, कंटेम्प्ट 2 टाइप के होते हैं. एक होता है सिविल कंटेम्प्ट, एक होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट. क्रिमिनल कंटेम्प्ट में कोर्ट में फाइल करने के लिए या तो स्टेट के एडवोकेट जनरल का परमिशन चाहिए या तो फिर कोर्ट को सो मोटो का रिक्वेस्ट करना पड़ता है. ये क्रिमिनल का विषय नहीं है, ये सिविल कंटेम्प्ट का है. सिविल कंटेम्प्ट के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं है. कॉमन मैन खुद होके इन पर्सन पिटीशन फाइल कर सकता है या कोई भी एडवोकेट के थ्रू एक पिटीशन फाइल कर सकता है. आपको पिटीशन के ड्राफ्ट नेट पे बहुत लोगों के मिल जाएंगे. बहुत सिंपल है. और क्रक्स क्या रहेगा, एकदम सिंपल. कंटेम्प्ट क्या है आपको बताता हूँ. कोर्ट को हम कह रहे हैं कि आप ये स्टेट की हाईएस्ट अथॉरिटी हो, आपने ये गाइडलाइन दिया और ये अधिकारी जो है आपकी गाइडलाइन मानने से मना कर रहा है, तो ऐसे अधिकारी को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में 6 मंथ के इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान है. तो सेक्शन 12 में आप उन पे कार्रवाई करो. इतना सिंपल मैटर है और कुछ नहीं. थैंक यू सर. मे बी इस अवेकन इंडिया मूवमेंट की तरफ से डॉक्यूमेंट बना के सभी को सर्कुलेट कर सकते हैं जिससे लोगों की मदद हो सके. हाँ, आप एक अगर मेरा सजेशन मानोगे ना, देखिए ये बहुत बड़ा, इसको हमारा ड्यूटी भी होगा, पुण्य का काम भी जिसको बोल सकते हैं कि हम किसी की हेल्प कर पाए. छोटे छोटे देखिए, कॉमन मैन को ध्यान में रख के बनाइए आप. जो जिनको नॉलेज है, ब्रिलियंट है, वो तो कहीं से भी समझ लेते, पढ़ लेते, नेट पे चेक कर लेते. आप कॉमन मैन के लिए क्या कीजिए, 1-1 मिनट का वीडियो. वैक्सीनेशन से मरने वालों की संख्या इतनी है और अनवैक्सीनेटेड से बचने वालों की संख्या, मतलब वो कम सेफ जोन में. ये स्टडी करी थी, जैसा अभी एडवोकेट प्रशांत भूषण जी ने ट्वीट किया था. उन्होंने डेली एक्सपोज का यूके का डेटा दिया था कि जो वैक्सीनेटेड पीपल है 85% ज्यादा उनके जान को धोखा है, डेथ रेट उनका ज्यादा है, और कॉमन अनवैक्सीनेटेड का 85% कम है. तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को, छोटे छोटे आप स्टिकर बनाइए, वीडियो बनाइए. जो लोग पढ़ नहीं सकते आपका वीडियो देखेंगे, और जिसको मालूम पड़ेगा, अब तो सोशल मीडिया का जमाना है,
वो एक आदमी 100 लोगों को सर्कुलेट करेगा। तो बस ये क्रांति मैं आएगी। ये भी रिक्वेस्ट करूंगा सभी वक्ताओं से, हिंदी में बोले, वहां वो बीच में थोड़ा अंग्रेजी ज्यादा हो गया, तो बहुत लोग यूट्यूब पे शो डाल रहे हैं हिंदी हिंदी हिंदी, और वीरेंद्र जी भी हिंदी कह रहे हैं। अच्छा, ये लोरेटा रोड्रिगीज हैं, लोरेटा आपने क्या कहना है? कुछ आपने मैसेज भेजा था, आप अनम्यूट करो, पूछो वो सवाल। लोरेटा रोड्रिगीज। Yes, Dr. Siva mentioned that many doctors have died after taking the COVID vaccine. My question is, can death audits be done after the death without the consent of the family? ओके, डेथ, ऑडिट्स ऑफ डेथ, ये हो सकता है? थोड़ा ये योहान जी बोले या रशिल जी, डेरियल डिसूजा, कोई? योहान जी को आप अनम्यूट कर सकते हो महेंद्र जी। योहान तो अनम्यूट ही था, ये म्यूट कैसे होगा? चलिए, मैं आपका प्रश्न थोड़ा अलग वे से आंसर करूंगा, और आई थिंक यही पूरी जड़ है समस्या का। जब तक हम लोग जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है उस पर हम लोग अगर अटैक नहीं करेंगे, और जिस तरीके से पोस्ट वैक्सीनेशन जो मौतें होती है उनका जो गाइडलाइंस है, इनका जो ब्राइटन का निकाल के उन लोग ने दूसरा गाइडलाइन डाला है, जहाँ पे ये लोग पॉसिबल कॉज और प्रोबेबल कॉज को हटा देते हैं, क्योंकि वो हमारे पास अभी गाइडलाइंस है और सारे डेवलपिंग नेशंस में वो फॉलो हो रहा है, जो वैक्सीनेशन के बाद मरते हैं उनका डेथ असेस करने के लिए। तो अगर उनके साइड से, मतलब सोचो कि कोई डॉक्टर मरा है और उनके साइड से उनकी फैमिली को पता था, उन लोग ने AEFI कंप्लेंट फाइल किया और फिर वो AEFI कंप्लेंट नेशनल कमेटी तक गया, तो वहां पे ये लोग बैठे हैं जो कोई भी मृत्यु होगा वैक्सीनेशन लेने के बाद उसको ये लोग हटा देंगे बोल के कि ये टीके से नहीं हुआ है, बिकॉज इसको ट्रायल में नहीं देखा गया था। तो कोई भी जो मौत होती है, ये हमारे डॉक्टर जेकब पुलियल ने भी इस पे काफी अच्छे पेपर्स लिखे हैं कि भारत में कोई भी मौत होती है टीका लेने के बाद, वो टीके से हो नहीं सकती, ये गाइडलाइन के अंदर इनबिल्ट है। तो यही कॉलिन जी के, मतलब मैं उसी के विषय में कॉलिन जी से भी बात कर रहा था कि ये भी मुद्दा हमने हमारे पिटिशन में उठाया है वैक्सीन के अगेंस्ट, कि इसकी जो कॉजालिटी असेसमेंट है, मतलब कैसे हम लोग असेस करेंगे कि कोई टीका लेने के बाद मर गया या नहीं मर गया, उसमें बहुत बड़ा फ्रॉड है। और ये भी गाइडलाइंस ये वैक्सीन मैन्युफैक्चरर ने ही सेट की है। तो अगर इंक्वायरी हो भी जाए, मतलब ये जो भी मरे हैं, तो क्योंकि नेशनल AEFI कमेटी डिसाइड करेगी कि मरा है या नहीं मरा है, उनके हिसाब से तो कोई भी मौत वैक्सीन से नहीं होगी अनलेस इट इज फ्रॉम एनाफिलैक्सिस, मतलब किसी को एलर्जिक रिएक्शन होकर मर जाए तो ही वो एक्नॉलेज करेंगे। जैसे अभी वो एक एनाफिलैक्सिस का डेथ इन लोग ने एक्नॉलेज किया, पर बाकी कोई भी कारण से कोई भी मरेगा तो वो कभी वैक्सीन से आएगा नहीं, और फिर ये लोग बोलेंगे कि वैक्सीन से कोई नहीं मरा है और वैक्सीन सेफ है। दिस इज एग्जैक्टली हाउ दे आर क्लेमिंग कि वैक्सीन सेफ है, बिकॉज ये लोग कभी वैक्सीन और डेथ को जोड़ेंगे ही नहीं, बिकॉज वो जोड़ने का प्रक्रिया ही पूरा टूटा हुआ है। तो वो जब तक चेंज नहीं होगा तब तक कोई भी हमारे देश में वैक्सीन से मरेगा नहीं। ठीक है, डेरियल डिसूजा जी, क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ। मेरा एक क्वेश्चन कॉलिन सर के लिए है। अगर कॉलिन सर इफ ही इज अराउंड, सर आपने आपके इंटरव्यूज में, पास्ट के इंटरव्यूज में बताया है कि जो पब्लिक परसेप्शन है एंड द पब्लिक नैरेटिव, उसे चेंज करने की, या उसमें ज्यादा हमें लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है, पब्लिक अवेयरनेस की जरूरत है, और उसके लिए धरना, सत्याग्रह, रैलीज, डेमोन्स्ट्रेशंस, प्रोटेस्ट ये एक अच्छा तरीका हो सकता है। तो मेरा क्वेश्चन सर आपके लिए ये है कि आज की तारीख में विद सेक्शन 144 लागू किया होता है, कई सारे अलग अलग स्टेट ऑर्डर्स निकले हुए लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइंस के, तो हमारे जो मेंबर्स हैं और जो ये मैंडेटरी वैक्सीनेशन के खिलाफ अगर कोई धरना करना चाहता है और पुलिस परमिशन नहीं देती है, तो हाउ डू यू ट्रीट और हाउ डू यू अप्रोच दिस मैटर? अगर आप कुछ लीगली अगर कुछ बता सकते सर। तो देखिए, आप धरना कर सकते हो, आप भूख हड़ताल कर सकते हैं, पीसफुल रैली कर सकते हो, स्लोगनियरिंग कर सकते हो, एवरीथिंग यू कैन डू। If you ask for permission और पुलिस इनकार करते हैं, then you go to high court and get an order. वो माइग्रेंट वर्कर का केस सब हाई कोर्ट में गया क्योंकि पुलिस ने इनकार किया। You cannot come to जंतर मंतर,
You cannot go here, you cannot go there. Now the High Court is saying, chalo, you do it. But they are putting some limit. I think the limit is 50, 75 people, वगैरह वगैरह ऐसा कुछ. 50 people with social distancing. And 50 people with social distancing. So you can do demonstrations anywhere. Some reasonable place you choose, but the police are forcing people to Jantar Mantar. Okay, Jantar Mantar will do anti-forceful vaccination. You can do demonstration, no problem. Other cities also you can do. Daryl can do one nice demonstration in Goa. Yes. All our friends can do demonstration. No problem at all. नीलेश जी को जोड़ना है आपको इस मुद्दे पे? सर मुझे 2 क्वेश्चन पूछने हैं नीलेश जी से, एडवोकेट नीलेश जी से. एक तो है आई थिंक वायलेशन ऑफ हेल्थ नेचुरल हेल्थ प्रोटोकॉल्स और एथिक्स, और दूसरा जो है फिर से मेडिकल मैल प्रैक्टिस. अभी ये क्या हुआ है, गोवा में चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ सभी को गोवा में वैक्सीनेशन दोनों डोज के देने हैं. तो ये बहुत एग्रेसिव स्टेटमेंट है और उनके हिसाब से वो चल रहे हैं. अभी यहाँ पे गोवा में बहुत सारे पब्लिक पैनिक हो गए हैं क्योंकि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने भी ऐसा एक नोटिफिकेशन पास किया है. तो हमारे लोगों से टीचर्स फोन कर रहे हैं और काफी जो नेचुरल मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स है वो अभी पैनिक हो गए हैं. तो उस नोटिफिकेशन में ये वर्ड यूज किया गया है, what we will see that Goa is fully vaccinated eligible people. अभी eligible का उन्होंने क्लैरिटी दिया नहीं है. अभी सब स्टेट्स में कोविड कमिटी है, ठीक है. तो who is eligible and not, मेरा एग्जांपल लेंगे तो मुझे 1.5 महीने पहले कोविड हुआ था, सब कोविड सिम्टम्स फुल ब्लोन 1 हफ्ते के लिए. आई ट्रीटेड विद इंटीग्रेटिव नेचुरल मेडिसिन और नेचुरल थेरेपी. तो एज पर द साइंस मुझे ये क्लियर पता है कि मेरे पास अभी स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडीज है विच आर लास्टिंग लॉन्गर देन एनी वैक्सीन. तो आई कंसिडर माई सेल्फ नॉन एलिजिबल. देन अगर ये भी है, सब लोग एंटीबॉडीज देख रहे हैं, तो सब गोवा में जाके एंटीबॉडीज का टेस्ट ले सकते हैं और जिसके पास एंटीबॉडीज है वो सर्टिफिकेट दे दे और देन दे शुड आल्सो कम अंडर नॉन एलिजिबल. और इन दोनों को छोड़ के भी काफी लोग हैं जो गोवा में इतना उन्होंने रिसर्च किया है, उनके पास स्टैटिस्टिक्स है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इतना डेथ हुआ है, इंडिया में भी इतना डेथ हुआ है पोस्ट वैक्सीनेशन विदाउट एनी कोविड सिम्टम्स. तो वो लोग ऐसे बोल रहे हैं कि आई डू नॉट वांट टू टेक एनी चांस टू, दैट इज माय लाइफ, दैट इज माय पर्सनल चॉइस, नो चांस ऑफ डाइंग बाय कोविड, आई टेक माय ओन रिस्क, मुझे वैक्सीन नहीं लेना है, दैट इज माय रिस्क. So should these people also be called uneligible? तो जब इतना बड़ा जो नोटिफिकेशन आता है गोवा में, तो उसके साथ ये क्राइटेरिया क्यों नहीं आता है? एथिक्स कहाँ पे है? ये अनाउंस क्यों नहीं होता है कि मेडिकल मतलब एलिजिबल और नॉन एलिजिबल कौन है? और ये सेकंड जो मेडिकल मैल प्रैक्टिस में आपसे बात कर रहा हूँ, तो कोविशील्ड और कोवैक्सिन के इंसर्ट में ऐसा लिखा है, फॉर एग्जाम्पल प्रेग्नेंट विमेन, उसमें लिखा है कि वी नो दैट दे हैव नॉट डन ट्रायल्स टिल नाउ. उसमें लिखा है कि टेक द एडवाइस ऑफ योर मेडिकल डॉक्टर. अभी कौन सा मेडिकल डॉक्टर है पूरा दुनिया में जो वैलिडेट कर सकता है? द वैक्सीन मैन्युफैक्चरर ओनली इज द अथॉरिटी दैट हैज टू, दे हैव मेड द वैक्सीन, दे हैव टू से whether this is good for pregnant women or not. How can a medical doctor say? We know the medical oath, the first thing is do no harm. So how can the medical doctor take a risk and advise any pregnant lady anywhere in the world to take the vaccine? It is squarely the responsibility of the vaccine manufacturer. Either they have to say that we don't have trials, so we are writing that this vaccine, they also have to take the, that is the common oath, no? Do no harm. So they also have to say that we have not tested for pregnant women and our vaccine we recommend should not be given to pregnant women. तो अभी ये दोनों केस कैसे हैंडल हो सकते हैं? एक तो मेरे हिसाब से मेडिकल मैल प्रैक्टिस है और दूसरे स्टेट के हिसाब से लोग मतलब ये सब वर्ड यूज कर रहे हैं और पब्लिक को डरा रहे हैं
और फुल डिस्क्लोजर ये नहीं दे रहे हैं कि हु इज एलिजिबल, हु इज नॉन एलिजिबल। एक सिंपल काम कीजिए। अरे आवाज आ रही है जी? आ रही है। हाँ, तो एक सिंपल काम करना है, एक आरटीआई फाइल कर दो। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एलिजिबल एंड नॉट एलिजिबल, एकदम सिंपल वो उनका। और एक्चुअली क्या है कि ये उनका जिम्मेदारी था, ऐसा भेग उन्होंने देना नहीं चाहिए था। आपको अर्जेंट में रिजल्ट चाहिए है तो हाईकोर्ट में रीट लगाइए कि इन्होंने भेग दिया है, लेट देम क्लेरिफाई, इट इज क्रिएटिंग कंफ्यूजन इन द पब्लिक, पब्लिक के दिमाग में इससे कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप इनको क्लेरिफाई करने को बोलो। अच्छा, और ना लोग लेटर भी लिख सकते हैं चीफ जस्टिस को, हाई कोर्ट के जजेस को, तो ये लेटर भी रिट्रीट किया जा सकता है। तो ये आप ये सिंपल वे में ऐसा कर सकते हो। तो फिर जब जवाब देने की बारी आती है तो फिर उनका सब ये हो जाता है। और आप देख रहे हो अच्छे जजमेंट आए, मेघालय हाईकोर्ट, गुवाहाटी हाईकोर्ट, मणिपुर हाईकोर्ट का तो अभी भी लेटेस्ट आया है। तो ये सब है प्लस पॉइंट। अब लेकिन सेकंड इसमें भी ये बात है कि कुछ दिन लगते हैं उसमें, उन दिनों के दौरान 5 या 6 दिन के दौरान इतने लोग जो नॉट एलिजिबल है वैक्सीन के लिए, उनको तो वैक्सीन लग जाएगा जिनको नहीं चाहिए था। नहीं तो सुनिए, उसका क्या करें? नहीं उसके आप एप्लीकेशन में लिखिए ना, मैटर कंसर्न विथ लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ द पीपल, गिव द रिप्लाई टुडे इटसेल्फ और विद इन 48 आवर्स। ऐसा आप एप्लीकेशन में लिखिए, उसके प्रोविजंस है आरटीआई में। जी एक मिनट, ये अरुणा रोड्रिगेज की थोड़ा मौका देना है। अरुणा जी। Thank you. Good evening, everyone. Good evening. A couple of things I'd like to say. This issue of pregnant women. अरुणा जी speak loudly. आवाज कम है आपका, थोड़ा ऊंचा। That may be because of my network. I don't think I can. Can you hear me? Just a minute. Yes, let me check. बोलिए। Yes. Okay. The issue of pregnant women. I think Maharashtra or Bombay is going to start to vaccinate pregnant women. Yes. I think every doctor over here will agree with me that the vaccines are being rolled out against medical science. It is not for the manufacturers to say whether it's good for them to come up and say they are money-making people. They have cautioned. They've done the best that they will ever do. On the literature, they have a whole list of cautions, and both Covaxin as well as Covishield have pregnant women in common. Now, I don't think it's the gold standard for safety, pregnant women. Nowhere in the world will they say you take an experimental vaccine under emergency use authorization and you vaccinate pregnant women. So this, I think, is a malfeasance at a level which is unbelievable. And I would request, maybe there's no time for us to be putting, or we don't need to put RTIs. I think we need to put a press release. Now, in the New England Journal of Medical Sciences, there's a study that's just been done. They covered up the study. Dr. Jacob Puliel gave me this information. They covered up the study to say that in the first trimester, only 20% of women lost their children, which is in line with the average. Dr. Puliel looked at those figures and redid them, but they have covered up. The figure is actually 80%. In the first trimester, 80% of women aborted. Now, my real anguish at this moment is we've got to stop pregnant women from being given the vaccine because they don't know. No one knows what this vaccine is going to do. There's no informed consent. So is it possible, Advocate Nilesh, that we do some press releases? You can't do a legal notice on this, I understand. A press release? Can we go out and tell people what this is about? Please, pregnant women, this is the danger. Please be careful. Don't say don't take it, but inform them. Yes, I'm really anguished about this. I'm really anguished about this. Yes. We can give press release also, and we can give notice also. That is not the issue. That is for you to decide. But
a press release informing people that, look, this is what has happened, this is what the studies say, please. And this is what the manufacturers say. They say caution. They will say the minimum. And we can educate the people so that the pregnant woman also deny that they should not take the vaccine. Well, I don't know whether you will take the risk of giving advice not to take the vaccine, but we can educate them. Now, this is needed for Bombay immediately. Yes, it's needed we can give both the sides. These are the side effects. But basically, no one in the medical profession, medical science, will say you can give an experimental vaccine to pregnant women. No doctor in his right mind will accept this. Yes. This is clear. This is absolutely clear. So I think we should move on this very quickly, because they are rolling it out now, and nobody knows what these vaccines really can do. Now, I don't want to go into too much. I don't know whether Dr. Shiva Prasad Reddy is here or not, but we've got a lot of data that the vaccine is actually a pathogenic vaccine. We can prove this. So it's not just that it's emergency use authorization, untested, unapproved. We can also prove that those spike proteins in the synthetic vaccine are pathogenic and cytotoxic. I've got the studies, I've got the data. Dr. Shiva Prasad, do you want to respond? Dr. T. Shiva. A pregnant woman Hello. carries another life. So right to life and liberty applies here when very clearly. So doctors also under oath, they will not and they should not interfere with something which is still in the womb, in vitro we call. I think Mr. Neeraj ji would explain the legal aspects of that. No vaccine here, because vaccine, even if they consider it as a science, when you are using it under emergency use authorization, wherein there is no liability and compensation angle going on, it is not mandatory and it is not, you are forcing them out of the voluntary status. So here, two are involved, a mother and the child in vitro, in the womb, would be born. So the trampling upon the rights, basically, that is why we divide first trimester, second trimester, and third trimester, so conveniently designed for a pregnant woman to conceive in a healthy and proper atmosphere. When you have an unproven vaccine attacking your body through placenta, it will harm the newborn or would be. So placental connection is there. So what is the guarantee that it is not going to affect the would be born when you are vaccinating a mother? And that is why I told you 3 trimesters, they have got specific medication and specific amount of, even the past histories go. If there was any history of abortion, I was just reading an article today, they said silently 85% were aborting after the vaccination. That's a very dangerous thing. So which doesn't have any immunogenicity, peer review, liability and compensation angles going on, it should not be enforced upon. It is nothing but, as Madras High Court gave a judgment, it is nothing but murdering both mother and child in that election commission's issue. माया जी कुछ कहना है आपको? माया जी, डॉक्टर माया मलिक। या हमें एक बात, वैसे मैं ठीक समझी डैरिल को कि ये जो एंटीबॉडी का कंसेप्ट है ना, लोगों को अगर कोई बोल भी रहा है ना कि मैं एंटीबॉडी करा के दिखा दूं कि ये एंटीबॉडी है, क्योंकि एंटीबॉडी तो आके चले जाते हैं, आपके शरीर में एंटीबॉडी नहीं हो तो भी, मतलब एज पर प्योर एलोपैथिक स्टैंडर्ड आई एम टेलिंग, एलोपैथी भी कहती है कि आपके शरीर में एंटीबॉडी नहीं हो तो भी आप ज्यादा इम्यून भी हो सकते हो। इसलिए आपको, मतलब इनेट इम्यूनिटी ने ही इतना काम कर लिया कि एंटीबॉडी
प्रोड्यूस करने तक की। तो ये कंसेप्ट आप थोड़ा मतलब लोगों को ये मत बोलो कि चलो हम एंटीबॉडी हमारे करा के दिखा देंगे कि हम में है एंटीबॉडी। हमारी एम्स ने, WHO ने, ICMR ने, सब ने इस देश में सर्वे किया है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर हैविंग एंटीबॉडीज। हमें कोई टेस्ट कराने नहीं जाना है। चलिए, और ये जो प्रेग्नेंट विमेन वाला सवाल था अरुणा रोड्रिगीज का, उस पर क्या कहना है? नहीं, प्रेग्नेंट वीमेन को तो कोई हिसाब से, वन थिंग इट इज एक्सपेरिमेंटल, और दूसरा मैं क्या बोलती हूँ कि मेरा इसको देना है, इसको देना है, क्यों नहीं मैं भी ज्यादा, मतलब हमारे अगर 60% ऑफ द पीपल आर हैविंग एंटीबॉडी, किसी को भी देने की जरूरत नहीं है। तो अलग से मतलब और रिस्क के ग्रुप, बच्चों में हमारा ये जो लास्ट सर्वे बोल रहा है कि बच्चों में भी 60% तक एंटीबॉडीज दिखे हैं। ठीक है, तो ये जो बोल रहे हैं वो खुद डॉक्टर राय बोल रहा है कि तीसरे वेव में बच्चे अफेक्ट होंगे, इसका कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। बच्चे ऑलरेडी अफेक्ट हो गए हैं, एंटीबॉडी आ गए हैं। तो ये सब हवा गलत है। बच्चे नहीं, प्रेग्नेंट नहीं, किसी, दिस इज एवरेज 60% ऑफ द पीपल आर हैविंग एंटीबॉडीज। तो ये बात सबसे ज्यादा लोग जाने कि हमारे देश में इम्यूनिटी आ गई है, और हमें, और दूसरा कि ये एंटीबॉडी का चक्कर, अगर एंटीबॉडी आ गई है, आप इम्यून है, आप वैक्सीन लोगे और एंटीबॉडीज, तो और जिसको एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट बोलते हैं, तो और ज्यादा अभी जो लास्ट मतलब 4 स्टडीज रिसेंटली आए हैं उसमें तो यहां तक बोला है डॉक्टर भाकड़ी की पूरी, अगर आप वीडियो देखो, 99.9, और उसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि अगर आपको कोरोना होता है या आपको वैक्सीन देते हैं तो देखा गया कि तुरंत एंटीबॉडीज बढ़ रहे हैं। उसका मतलब वो वैक्सीन नहीं, वो हमारी पुरानी याददाश्त, मतलब हमको जो पुराने कोरोना वैक्सीन से इस कोरोना के लिए भी एंटीबॉडीज है, मतलब एंटीबॉडीज पैदा करने की ताकत हमारे बॉडी में है, वो काम कर रही है। तो वो तो 99.9% लोगों में मिल गई है, वो ताकत है। तो किसी को वैक्सीन की, कोई प्रेग्नेंट को क्या, बच्चों को क्या, मतलब वो केस अलग अलग करके भी देखने की अब जरूरत नहीं है, सब में है इम्यूनिटी। इम्यूनोग्लोबुलिन्स बोलते हैं, IgM, IgG, IgA, ये अपने साथ रोग निरोधक शक्ति अपने आप में बसी है, वो अपने आप काम करेंगे। जैसे ही वो नया एक एनिमी को पाता है, जो याददाश्त जैसे बोले हो, इम्यूनोग्लोबिन्स की जो IgG, ये क्लियर वीडियो ऑलरेडी सर्कुलेट हो रहा है। लोग, आप खाली गूगल में जाके आप मारिए। आई ओनली होप गूगल विल नॉट रिमूव सच गुड वीडियोस। ओके, नाउ वी आर वाइंडिंग अप, ऑलरेडी ज्यादा लेट हो गया। अरुणा जी, क्या कहना है आपको? बस I just want to say one thing. I agree with what everybody is saying, but we need emergency action now on getting information out to the women who are pregnant. What the government will do may take another 3 months. There are people who are going to be affected right now. We need to get some information out. Pregnant women, this is the problem. Please be cautious. Aruna, we've tried a lot actually for the last 2 years. We've just been doing that. We have a lot of content creators and alternative media also. In Johan, just a minute, 1 minute. They are rolling out vaccines for pregnant women in Bombay right now. Nilesh ji has to answer. Please, we need to do government has the right to kill someone who has yet to be born. Is it not trampling of their rights in vitro? You're ready. I'm saying we need to get. Johan, डॉक्टर इनको एडवोकेट नीलेश ओझा जी को जाना है। जाने से पहले वो कह रहे प्रोग्राम पे ऑलरेडी ये प्रोग्राम खत्म होना था बहुत पहले, ये ज्यादा हो गया। हम अगले संडे इसी को पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे। वी विल कंटिन्यू द डिस्कशन। थोड़ा पैनल चेंज हो सकता है। और लास्ट वर्ड के लिए आई विल इनवाइट एडवोकेट नीलेश ओझा। नीलेश जी अनम्यूट कीजिए और 2 शब्दों कहने कहिए। नीलेश ओझा। बिल्कुल, ये मर्डर का केस है। देखिए, सिंपल, अगर डेटा कह रहा है कि ये नहीं दे सकते प्रेग्नेंट वुमन को वगैरह, तो प्रेग्नेंट वुमन को देना, उसका और बच्चे का जान लेना, ये तो डबल मर्डर का केस है। तो ये मतलब ये एंगल से इसको लड़ना पड़ेगा, लोगों को अवेयरनेस करवाना पड़ेगा। तो फिर उसमें
आप, मैं बोलता हूँ 2 केस फाइल करो, जो भी हो गए ना उन लोगों को हेल्प करो, देखो सब बैकफुट पे आ जाएंगे, कोई डॉक्टर जिम्मेदारी लेगा नहीं, कोई डॉक्टर गलत सजेशन देगा नहीं। ठीक है, बस इसके साथ ही हम इस प्रोग्राम को यहीं समाप्त करेंगे। योहान, ऑलरेडी हम बहुत लेट हो गए हैं। संडे को शाम 4 बजे ये जो पैनल है ये अपने आप अवेलेबल रखे, और कुछ और लोगों को लेके भी हम दोबारा इस डिस्कशन में आएंगे। संडे को मिलेंगे इन्हीं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेजेस के ऊपर। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। नमस्कार, धन्यवाद जी। गुड नाइट। गुड नाइट।